नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की में। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ स्टूडियो में हर्षवर्धन त्रिपाठी जी आ चुके हैं, विजय त्रिवेदी जी आ चुके हैं, समीर चौगानकर जी आ चुके हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। प्रोफेसर संगीत रागी जी प्रोग्राम में पहुंचने वाले हैं। देखिए, पेपर लीक के मुद्दे पर अब सड़क की लड़ाई संसद में आ चुकी है। जंतर मंतर पर 36 दिन चला आंदोलन जैसे ही खत्म हुआ, सियासी दलों ने संसद के अंदर अब अपना काम यानी सरकार को घेरने का काम शुरू कर दिया। पेपर लीक कानून को लेकर इसे और ताकतवर बनाने के लिए सरकार जो बिल लेकर आई थी, सरकार ने वो बिल पेश कर दिया है। लोकसभा में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज ये बिल पेश किया, लेकिन विपक्ष हमलावर है और विपक्ष अब पहले मांग थी कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, फिर चर्चा। अब धर्मेंद्र प्रधान से आगे कहां बात गई है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन हंगामा खूब हुआ और इसकी वजह से लोकसभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी और राज्यसभा भी हंगामे की वजह से 2 बजे तक के लिए स्थगित है। तो पहले आप ये देखिए, जब ये बिल पेश हो रहा था उस वक्त क्या अंदर हाउस के अंदर नजारा था। मैं आपको पर्याप्त समय दूंगा इस विषय पर। सदन की जितनी सहमति होगी उतना समय मैं आपको इस विधेयक पर चर्चा करने के लिए दूंगा। मेरा आपसे आग्रह है, ये महत्वपूर्ण विधेयक पर आप सदन का सहयोग करें और इस पर चर्चा करें। चर्चा करना चाहते हैं? आप बहुत दिनों से मांग कर रहे थे जिन विषयों पर, उसके विषय पर चर्चा है आज। विधेयक है और विधेयक के अलावा भी आप जो जो सुझाव दोगे संसद के अंदर, निश्चित रूप से उन सुझावों पर सरकार अमल लाने का प्रयास करेगी। यही लोकतंत्र है, सबके मत सबके विचार आए और लोकतंत्र की यही प्रक्रिया में मैं सदन से अपेक्षा करता हूं कि आप नारेबाजी तख्तियों की जगह चर्चा करें, संवाद करें, अपने मत और विचारों को रखें। आप नहीं चर्चा करना चाहते? खूब नारेबाजी हाउस के अंदर हो रही है। अब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद भी गतिरोध क्यों बना हुआ है, किस बात की मांग कर रहा है विपक्ष, ये सवाल तो है। तो अब उनका कहना यह है कि चले इस्तीफा तो हो गया, लेकिन प्रदर्शनकारी छात्रों के ऊपर जिस तरीके का बल प्रयोग हुआ, पहले उस पर अब होम मिनिस्टर जवाब दें। पहले अब होम मिनिस्टर की जवाबदेही तय करेंगे। तो अब विपक्ष की मांग ये है, ये बिल पेश होने के बाद भी चर्चा तो नहीं हो पाएगी, अब ये बिल्कुल साफ लग रहा है और हैरानी भी नहीं होनी चाहिए जिस तरीके से हमारे यहाँ संसद सत्रों के अंदर गतिरोध बना ही रहा है पिछले, अब तो कई वर्षों से ऐसा हमको देखने में मिल रहा है। लेकिन बाहर, मतलब हाउस के बाहर और पार्लियामेंट की प्रेमाइसेस के अंदर 2 बहुत ही इंटरेस्टिंग तस्वीरें आई, वो मैं आपको दिखाता हूं। दोनों में ही हैरानी भरी बात छिपी हुई है। एक नारा लग रहा था बाहर आज, बैनर लेकर के बीजेपी के खिलाफ सारे सीनियर सांसद और लीडर्स, राहुल गांधी भी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, सब लोग खड़े थे। ये देखिए आप, और नारा क्या लग रहा था, वो क्या बोल रहे थे, सुनिए। मंत्री जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। प्रधानमंत्री माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। बाकी है, बाकी है, अमित शाह बाकी है, अमित शाह बाकी है। धर्मेंद्र प्रधान झांकी है, अमित शाह बाकी है। कि अभी तो एक इस्तीफा हुआ है, अभी हम गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा लेंगे कि उन्होंने उनकी पुलिस को आदेश देकर के प्रदर्शनकारी छात्रों के ऊपर ऐसे बल प्रयोग करवाया। फिर एक बार वो जरा नारा सुनिए आप कि धर्मेंद्र प्रधान झांकी है, अमित शाह बाकी। एक बार फिर सुना दीजिए। जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। प्रधानमंत्री माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। बाकी है, बाकी है, अमित शाह बाकी है। मंत्री जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। प्रधानमंत्री। वैसे अमित शाह जी का जो भी संसद के अंदर अभी तक का रिकॉर्ड रहा है, अगर उनसे जवाब देने को कहा जाएगा तो वो जवाब देंगे। उन्होंने मणिपुर के मुद्दे पर भी जवाब दिया था, वो तो बहुत ही बड़ा विषय था उस वक्त भी, आप जानते हैं। तो ऐसा नहीं कि अमित शाह, ये सरकार जो है, चाहे शिक्षा की बात हो, पेपर लीक की बात हो या प्रदर्शन को लेकर ही बात हो, वो चर्चा नहीं चाहेगी। वो चाहेगी कि चर्चा हो, क्योंकि उसको ये लगता है कि चर्चा होती है तो हम हावी पड़ते हैं और गृहमंत्री जवाब भी दे सकते हैं इसके ऊपर। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने कहा झांकी है, इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान का भी हो गया।
धर्मेंद्र प्रधान बैकफुट पर है या उनकी पार्टी धर्मेंद्र प्रधान को लेकर के बैकफुट पर है? एक तस्वीर देख लीजिए, आपको इसका जवाब अपने आप मिल जाएगा। धर्मेंद्र प्रधान आज परिसर में पहुंचे तो उनकी पार्टी के सारे सांसद बिल्कुल हाथों में फूल मालाएं लिए उनका इंतजार कर रहे थे। टोपी पहनाई, फूल मालाएं पहनाई, उनका स्वागत किया, उनको अंगवस्त्र पहनाए गए, ये दिखाने के लिए कि धर्मेंद्र जी आपने बड़ा त्याग किया, आपने देश का माहौल देखते हुए अपने इस्तीफा खुद ब खुद दे दिया, खुद ब खुद इस्तीफे की पेशकश कर दी। आपकी कोई गलती नहीं थी, आपने पेपर लीक हुआ तो आपने ठीक पेपर उसके बाद करवा भी दिया। शिक्षा के क्षेत्र में आपने बड़ा अच्छा काम किया, लेकिन देश के माहौल को देखते हुए आपने जो खुद अपने आप इस्तीफा दिया, ये उसका स्वागत उनके लिए, उनका सम्मान एक तरीके से किया जा रहा है। तो ये सरकार का एटीट्यूड इस मुद्दे को लेकर ये है। छात्रों के खिलाफ कोई एक शब्द नहीं बोलेगा, छात्रों की सारी मांगे मान ली गई हैं, लेकिन हमारे मंत्री की भी गलती नहीं थी। माहौल को देखते हुए हमने छात्रों की मांग मानकर उनका इस्तीफा कबूल कर लिया। यह सरकार का एक पक्ष है। कल आपको प्रधानमंत्री का एक और वीडियो भी याद होगा जो उन्होंने फिर एक बार इंस्टाग्राम पर ही जारी किया, और उसमें उन्होंने बताया कि कैसे पेपर लीक को टेक्नोलॉजी से जोड़ा जाए ताकि पेपर लीक ना हो। इसके लिए एक बड़ी हाई पावर्ड कमेटी बनाई गई है, नंदन नीलेकनी जी के नेतृत्व में वो काम करेगी और वो अपने सुझाव देगी। ये वीडियो कल प्रधानमंत्री ने जारी किया था। लेकिन अभी फिलहाल हम बात कर रहे हैं ऑपोजिशन की। तो अब सवाल यह है कि धर्मेंद्र प्रधान के बाद क्या अमित शाह जी के पीछे विपक्ष पड़ जाए? कोई उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन इससे होगा क्या? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो ये कि हम तो ये उम्मीद कर रहे थे कि आज कहानी कुर्सी की में जब हम लोग बात कर रहे होंगे तो चूंकि लगभग 1 बजे शुरू होता है, तो मुझे लगा कि इससे बेहतर नहीं होगा कि सदन में चर्चा शुरू हो चुकी होगी। यानी हम जो बात करेंगे वो उस पर बात करेंगे जिसके लिए कहा जा रहा है कि नंबर ठीक नहीं पता, लेकिन बहुत से बच्चों ने अपनी जान गंवा दी, आत्महत्या कर ली, जिसके लिए कहा जा रहा है कि 13 लोग जेल भेजे गए। देश में उसका बहुत बड़ा नेटवर्क है, अध्यापक, कोचिंग सेंटर, पेपर पहुंचाने वाले, सेटर, सब लोग उसमें शामिल हैं। जिसके लिए कहा गया कि 47 लोग जो एसोसिएटेड थे एनटीए से, चूंकि एनटीए परमानेंट तो बहुत छोटी संस्था है, लेकिन उससे एसोसिएटेड 47 लोगों को बर्खास्त कर दिया गया। जिसके लिए कहा गया कि शिक्षा सचिव विनीत जोशी को हटा दिया गया, नए गंगवार साहब आ गए हैं। जिसके लिए कहा गया कि धर्मेंद्र प्रधान न चाहकर भी बहुत उन्होंने कोशिश की, लेकिन त्यागपत्र देना पड़ा। क्या हुआ भाई उन सबका? ये तो हम दूसरे ही नारे सुन रहे हैं। और मैं इसे राहुल गांधी की अगुवाई में विपक्ष का देश के साथ, छात्रों के साथ विश्वासघात मानता हूं। ये सीधे सीधे धोखा है। आप कोई एक मुद्दे की बात करते हैं, इतने दिनों से आप इतने भावुक हो रहे थे, कह रहे थे कि हम तो छात्रों के लिए संवेदनशील हैं। आज ये स्थिति है। कहां चला गया भाई काले कपड़े वाला प्रदर्शन? आप तो छात्रों के मुद्दे पर संवेदनशील थे ना। चलो ठीक है, अमित शाह से आपको त्यागपत्र लेना है, वो सब चलता है, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं। कोई भी आंदोलन होता है उसमें लाठी भी चलती है, कई बार गोली भी चलती है, और उसका चलता रहता है कि भाई तुम इसको वापस करो, ये करो, वो करो। वो छात्र भी तो ये कर रहे थे, लेकिन मूल मुद्दे को इस तरह से किनारे करना। अभी हमने देखा कि फिर से ओम बिरला जी को स्थगन करना पड़ा, शायद अब 2 बजे तक हो गया। तो सवाल यह है कि क्या अब विपक्ष वो जो कर रहा है वो छात्रों की नजर में, जेनजी की नजर में अच्छा है? एक लाइन और जरूर जोड़ूंगा, 1 मिनट भाई। प्रधान जी क्या कर दिए थे जिसके लिए जिंदाबाद जिंदाबाद लग रहा है? ये पाग, मिथिला का पाग पहना दिया गया, ये समझ में नहीं आया। 1 मिनट में वही दिखा रहा था कि धर्मेंद्र प्रधान जी अभी निकले होंगे हाउस से, तो उनसे बात करने की कोशिश मीडिया कर रहा है। बोले कुछ नहीं है, लेकिन उनके जेस्चर को देखिए आप। नहीं होने दे रहा है सर। आपको लगता है कि इम्पोर्टेंट अपोजिशन का मंशा जो है वो छात्रों के हित में है सर, क्योंकि अभी ये लोग नहीं वो कर रहे हैं सर। हाउस अभी भी नहीं चलने दे रहे सर, आपका इस्तीफा हो गया है तो किस तरीके से एक शब्द धर्मेंद्र प्रधान जी नहीं बोले, अपने इस्तीफे पर भी नहीं, आज जो बिल पेश हुआ है उस पर भी नहीं, पेपर लीक पर भी नहीं, प्रधानमंत्री जो बातें कह रहे हैं उस पर भी नहीं। ठीक है, उनको उस लगता हो कि इस वक्त चुप रहना ही बेस्ट स्ट्रेटेजी। आप जो कह रहे थे कि भाई उनका स्वागत किस बार, तो वो कि भाई सरकार कह रही है कि भाई इनकी गलती नहीं थी। मतलब इसको मैं फिर कह रहा हूं, और पता नहीं सरकार में कई लेवल पर बहुत कुछ चल रहा है, और जैसे वो इस मूवमेंट को समझने में गड़बड़ कर गए, वैसे ये भी मिस कैलकुलेशन। अरे भाई, धर्मेंद्र प्रधान जी के ऊपर कौन आरोप लगा रहा है? विपक्ष तो लगाए गए। क्या कोई वैसे कह रहा है कि उन्होंने ही पेपर लीक कराया? वो छात्र भी नहीं कह रहे। हम लोग भी जब कह रहे थे त्यागपत्र देना चाहिए, जब आप ये नारेबाजी कराते हैं ना, नहीं इसको समझिए दोनों, जैसे मैंने कहा ना कि अब विपक्ष वो सदन नहीं चलने देगा, तो छात्रों को लगेगा कि हमारे साथ तो धोखा कर रहे हो भाई। इतने दिन से यही कह रहे थे ना, इसके लिए। ठीक है। जब धर्मेंद्र प्रधान की नारेबाजी आप करा रहे हैं, तो एक तरफ अभी तो मान के आए हो,
आप इसको समझिए ना। नहीं, समझ तो मैं रहा हूं, उसकी वजह आप भी जानते हैं। अरे है वो। इनका अपना आदमी, अपना समर्थक भी तो नाराज है सरकार भाई, का। उसकी इन्होंने जरूरत क्यों नहीं इस्तीफा थी ना। लिया इनका? ऐसा तो है नहीं कि धर्मेंद्र प्रधान जी को कोई काला पानी तो भेज नहीं दिया गया है। धर्मेंद्र प्रधान जी उसी सम्मान के साथ है, और ये तो होता है। मेरा ये मानना है जिसने भी रणनीति बनाई थी अच्छी रणनीति नहीं। अपने वो ठीक है, आप ये आपको लग रहा है, उनको लग रहा है कि अपने समर्थक के लिए भी तो कुछ बताएं कि भाई वो जो देखिए, वो समर्थक तो इससे बड़ा नाराज है कि जो लड़के जिस तरह के उनके चाल चरित्र चिंतन वाला था जो दिखे, उन लड़कों के सामने नतमस्तक हो, नाराज तो उससे है, इससे थोड़ी नाराज है। हाँ वो भी है, वो भी नाराजगी तो उससे है। अरे एक बार जरा, क्योंकि अब आगे की विपक्ष की क्या सोच है और रणनीति है, कि प्रियंका गांधी और गौरव गोगोई, इनको आप सुन लीजिए, सब साफ हो जाएगा। ये इन्होंने अभी भी एफआईआर दर्ज की है स्टूडेंट्स के खिलाफ, शायद कल रात को या आज सुबह, बिहार में, बंगाल में। तो ये अपनी आदतों से बाज तो आए नहीं है। और मैंने सुना है, वेरीफाइड नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि जो लड़कियां गई थी प्रोटेस्ट में, कई लड़कियों के पेरेंट्स को फोन आ रहे हैं, उनको धमकाया जा रहा है कि तुमने अपनी लड़कियों को भेजा। क्या मतलब है? क्या हमारे देश में लड़की प्रोटेस्ट नहीं कर सकती? क्या मतलब है? पैलेट गन्स, AK-47 आर दीस टेररिस्ट? व्हाट इज रॉन्ग विद दिस? क्या रुख रहने वाला है विपक्ष का? देखिए, हम चाहते हैं कि पहले गृह मंत्री अपना बयान दे कि क्यों 20 जुलाई पर आरएएफ के द्वारा पैलेट गन चलवाए गए, लड़कियों पर बुरा व्यवहार किया गया पुलिस के द्वारा, और आज भी क्यों अलग अलग राज्यों में पुलिस प्रशासन बच्चों पर एक प्रकार से रिवेंज की पॉलिसी अपना रही है। गृह मंत्री पहले जवाब दें। प्रियंका जी ने कहा कि अभी भी छात्रों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, उनके परिवारों को फोन जा रहे हैं, वो बिहार की घटना का भी जिक्र कर रही हैं, वो बाकी सारी बातें, पैलेट गन की बात राहुल गांधी लगातार उठा रहे हैं, वो तो चिट्ठी भी लिख चुके हैं गृह मंत्री को। सर, जायज है जो हो रहा है? मतलब अब इस्तीफे के बाद भी अब गृह मंत्री जवाब दें की मांग? देखिए, जंतर मंतर पर जो सन्नाटा हुआ उसकी गूंज संसद में तो सुनाई देनी चाहिए ना। अब हुआ क्या है ना कि जंतर मंतर पर जो सब कुछ हुआ उसकी जीत का पूरा क्रेडिट बच्चों को मिलना भी था, मतलब क्योंकि वो लगे हुए थे, और सरकार ने इसमें और कोशिश की कि वो उन्हीं को मिले। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो वो अब ऐसे तो नहीं हो सकता ना, पॉलिटिकल पार्टी सोचे कि ये हमारे पास तो कुछ आया नहीं है, तो अब उसका कुछ शेयर तो यहाँ पर आना चाहिए। उनके पास जगह है, प्लेटफॉर्म है संसद, तो वो वहाँ पर आज करना ही था। और फिर मौका था लाठीचार्ज को लेकर, फिर आपने वो पैलेट गन के वीडियो चलाए, फिर वो AK-47 का वीडियो चल गया, और कुछ लोगों ने बिहार में बच्चों ने शिकायत की कि भाई उनके यहाँ पर पुलिस परेशान कर रही है, तो ये एक मौका मिल गया कि पुलिस के व्यवहार पर आप चर्चा करें। तो उस पर चर्चा लेकर वो अमित शाह जी से, होम मिनिस्टर हैं तो वो समझते हैं कि होम मिनिस्टर से बात करें। और ये बात आपकी ठीक है कि होम मिनिस्टर से आप बोलेंगे तो कोई जितनी बात हुई उससे ज़्यादा ही बात निकल कर आ जाएगी। कोई ऐसा नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ विपक्ष के नेता जो बात करें इसको इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए। वो अपना काम कर रहे हैं ना, इतना मांग तो करेंगे, इसमें नाराज होने की बात नहीं। नाराज नहीं, कोई नाराज नहीं, आप नहीं, मतलब कि कोई नाराज हो इस वो बात अपना धर्म निभा रहे हैं, वो अपना धर्म निभा रहे हैं, उनको करना है ये काम। आप भी ये मतलब उनको भी ये सोचना चाहिए कि चाहे होम मिनिस्टर पर ही बोलना है, वो तो जब बोलोगे तभी लोगों को सुनाई देगा ना, नहीं तो नारों में थोड़ी सुनाई ऐसे सुनाई दे रहा है ना। आपने वीडियो चलाया ना, और मैं बताऊं अभी आज क्या हुआ, 2 जगह देखिए। लोकसभा के लिए मैंने कहा कि जब प्रश्नकाल था तो उसको तो करना चाहिए था, क्योंकि कोई एडजर्नमेंट मोशन तो आपने दिया नहीं। हाउस कैसे चलता? आपने यदि एडजर्नमेंट मोशन दिया होता और स्पीकर ने नहीं माना होता तो आप कहते नहीं पहले उस पर काम करिए। तो जब प्रश्नकाल तो विपक्ष का ही काल है, 1 घंटा जो है प्योरली अपोजिशन का है मोटे तौर पर, सवाल आपको सरकार से, तो आपने उसको नहीं इस्तेमाल किया केवल। और उससे पहले आप 15 मिनट प्रदर्शन कर चुके थे, जो नॉर्मल एक परंपरा जैसा ही है। राज्यसभा में क्यों नहीं चलना देना हाउस? क्योंकि राज्यसभा में वंदे मातरम का बिल है। हाँ, वहाँ वंदे मातरम, तो इसको पॉलिटिक्स को आप समझिए ना। तो राज्यसभा में सोनिया गांधी भी आई हुई हैं आज तो। हाँ, तो वो वंदे मातरम का बिल पर प्रधान वो होम मिनिस्टर साहब को वहां पर बोलना है। तो एक इंटरेस्टिंग चीज मैंने नोट की, लोकसभा में टीएमसी के जो सांसद हैं उन्होंने कोऑपरेट किया आज स्पीकर के साथ। और दूसरी तरफ वहां पर जो डीएमके के थे उन्होंने अलग से नीट को खत्म करने पर आंदोलन प्रदर्शन किया है।
हाँ, उनका तो पुराना विषय रहा है कि नीट खत्म नहीं, ही वो होना इंडिया चाहिए। ब्लॉक के साथ नहीं किया उन्होंने, अलग से अलग किया तो ठीक है। पार्टी में ऐसा चलता रहता है। और अभी ये बात करने के लिए कि भाई ये भी छात्रों की बात है ना, लाठीचार्ज की बात तो छात्रों की है, और उसको ताकत क्यों मिल गई? क्योंकि आज जब सुप्रीम कोर्ट में उस पर हियरिंग हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑब्जर्वेशन में कहा कि जब लोग प्रदर्शन कर रहे हो, शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो, तो ये नागरिक अधिकार है और लाठीचार्ज नहीं करना चाहिए आमतौर पर, जब तक कि कोई बहुत स्थितियां खराब ना हो। तो उससे भी उनको ताकत मिल गई कि इस पर बात की जाए। मुझे लग रहा है कि जब ये बिल आ गया है, बिल पेश होना ही था, 12 बजे उनको पेश करना था जितेंद्र सिंह साहब को, हालांकि अब ये भी दबाव में कर रहे हैं। बाकी जो 2024 का बिल था उसको कौन सा कमाल से यूज ही कर लिया आपने। ठीक है, वो भी एक मैसेजिंग के लिए मैसेजिंग के लिए है खाली। तो लेकिन अब इसमें एक बात हुई कि अब जब 2 बजे हाउस चालू होगा, मुझे लगता है, जितना मैं पार्लियामेंट्री प्रोसेस को समझता हूं, ये बिल पर बहस शुरू हो जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। बाकी अब तो वो लोग जानते सुप्रीम हैं, वो कोर्ट बड़े वाली नेता बात भी हैं। इंपॉर्टेंट है सर, मैं आ रहा हूं, बस बता दूं क्योंकि मुझे ही उन्होंने मतलब खबर से आगाह किया था आते हुए, तो मैंने निकाला, एग्जैक्ट कोट कर देता हूं, इंपॉर्टेंट है आपने जो बात बताई। सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो ये कहा कि केवल दिल्ली का मामला नहीं है, देश भर में प्रदर्शन हुए हैं, वो सारे मामले हम कल सुनेंगे, सब एक साथ लिए। तो कल एक बड़ी सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में और चीफ जस्टिस सुनवाई कर रहे हैं। जो 2 बातें उन्होंने कही, एक जो सर अभी आपको बता रहे थे कि चीफ जस्टिस ने कहा कि हर नागरिक को शांतिपूर्ण ढंग से विरोध करने का संवैधानिक अधिकार है और इसकी रक्षा की जानी चाहिए। शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करने का हर नागरिक का अधिकार संवैधानिक रूप से सुरक्षित है, इसकी रक्षा हो। सिर्फ इसलिए कि कोई प्रदर्शन कर रहा है, लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि पुलिस और प्रदर्शनकारियों दोनों की तरफ से हुई जातियों की निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए, दोनों तरफ से हुई जातियों की। फिर इसके अलावा जस्टिस जयमाला बागची ने यह कहा कि हम यह भी पूछना चाहते हैं कि इतनी बड़ी भीड़ को संभालते वक्त पुलिस को पर्याप्त सुरक्षा उपकरण क्यों नहीं दिए गए थे। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि अगर विरोध प्रदर्शन में असामाजिक तत्व घुस आते हैं तो हमें उस पहलू से भी निपटना होगा। वो दोनों तरफ की बात कर रहे हैं कि भाई पुलिस के भी राइट्स हैं, पुलिस के ऊपर हमला हो रहा है तो उस असामाजिक तत्व कर रहे हैं, तो भाई उनकी भी बात होनी चाहिए। मैं कह रहा हूं वो विपक्ष को उस बात से ताकत मिल गई ना कि भाई नागरिक अधिकारों की रक्षा की जानी। समीर जी, आप मुझे बताइए, ऑपोजिशन का जो भी स्ट्रैटेजी इस वक्त देख रहे हैं, ठीक है, उचित है? नहीं, मुझे लगता है कि ये गलत है। देखिए, पिछले 20 तारीख को पार्लियामेंट का सत्र शुरू हुआ था, मानसून सत्र, और पूरा एक सप्ताह छात्रों के आंदोलन की आड़ में विपक्ष ने इसको हो हंगामे की भेंट चढ़ा दिया। अब जब विपक्ष जिस मांग को लेकर अड़ा हुआ था कि भाई धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, छात्र उस मांग पर अड़े थे, और छात्रों की जब मांग प्रधानमंत्री मोदी ने स्वीकार कर ली, उस मामले को लेकर छात्र अपना धरना प्रदर्शन समेट कर जंतर मंतर से चले गए। तो विपक्ष को भी मुझे लगता है कि इसमें आज चर्चा सत्र में हिस्सा देना था। और जब विपक्ष को पता है कि जब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि सोमवार को हम एक कड़ा कानून लेकर आने वाले हैं परीक्षा लीकेज को रोकने को लेकर, तो मुझे लगता है कि इसका स्वागत करना चाहिए था, उस पर चर्चा करनी थी। विपक्ष के पास अगर कोई इसको बेहतर करने के सुझाव थे सुनने के बाद, इसको और बेहतर करने के लिए और कड़ा कानून बनाने के लिए हमारी तरफ से यह सुझाव है, क्योंकि छात्र सबके हैं, देश के छात्र हैं, सिर्फ सत्ता पक्ष के छात्र नहीं है, विपक्ष के छात्र। इस्तीफे के बाद वो तो मुद्दा रह नहीं गया था ना, अब उनको कुछ आगे चाहिए था, तो वो छात्रों सबसे पहले मुद्दा है। नहीं, सबसे पहले उन्हें शुरुआत आज जो बिल आ रहा है उसको समर्थन देकर उस पर चर्चा करके चर्चा में भाग लेकर करनी चाहिए थी। लेकिन जब सुबह से विपक्ष जिस तरीके से अमित शाह के इस्तीफे के लिए बात कर रहा है और जिस तरीके से नारे लग रहे हैं कि भाई धर्मेंद्र प्रधान तो जाकी है, अमित शाह बाकी है, इसका मतलब ये बता रहे हैं कि हम किसी भी तरीके से सदन को चलने नहीं देंगे, हम इसको अराजकता की स्थिति बना के रखेंगे। कितना भी सरकार इस्तीफा ले ले, सरकार कितने भी बिल लेकर आ जाए, हमने तय कर लिया कि मानसून सत्र को हम पूरी तरीके से बर्बाद करने की हमारी मंशा है। आप चर्चा सत्र में इस्तीफा बात कीजिए ना, आपको लगता है कि अमित शाह बयान दे, अमित शाह से आप बयान की मांग कीजिए, आप चर्चा में हिस्सा लेंगे। हो सकता है गृह मंत्री इस पूरे मामले को बयान दे, और अमित शाह ने ऐसा भी नहीं कि लोकसभा में बयान नहीं दिया है। जब लोकसभा स्पीकर पर अविश्वास प्रस्ताव आया था उस समय शुरुआत अमित शाह ने की थी। जब जिस तरीके से बाकी विषय पे चर्चा हुई तो अमित शाह ने इस पर बोलने की तैयारी दिखाई थी। तो आपको लेना तो आप चर्चा में हिस्सा तो लीजिए। आप बाहर आकर आप नारे लगाएंगे और कहेंगे कि हम अमित शाह का इस्तीफा लेना चाहते हैं, हम सदन को नहीं चलने देंगे, मुझे लगता है अच्छी परिपाटी नहीं है। और अब विपक्ष इस पूरे मोड़ में आ चुका है। बहस होगी आपको लगता है? नहीं, 2 बजे, मैं आपको अभी बता रहा हूँ, 2 बजे शुरू होगा, फिर हल्ला होगा। विपक्ष किसी भी स्थिति में चर्चा में हिस्सा नहीं लेने वाला इस पूरे मामले एक बयान उनका बता रहा है। सभी पार्टीज ने अपने यंग स्पीकर्स को नाम दे दिए हैं डिबेट के लिए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के 2 प्रमुख नाम है, तेजस्वी सूर्या और माधुरी स्वराज, और कांग्रेस की प्रियंका गांधी। सर, एनडीए की तरफ से बड़ा रोचक नाम है, सैनी घोष।
सयानी घोष भी सयानी है। घोष एनडीए की तरफ से बोलेंगे। वो सयानी घोष भी है, मैं कंफ्यूज हो गया था कि किधर से बोलना है उनको। उनका एक बयान सयानी वही है घोष का भी नाम है उसमें, तो प्रियंका सारे गांधी का यंग नाम गया है, तो मतलब ये कि चर्चा तो इसका मतलब होगी। चर्चा होगी। अच्छा, ठीक। इसलिए मैंने वो इसलिए नाम का जिक्र किया। एक बयान सुना देता हूं आपको निशिकांत दुबे जी का, क्योंकि कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी प्रियंका गांधी बोले तो निशिकांत दुबे का बोलना लाजमी है। तो उन्होंने कहा कि हो ना जाए इसलिए निशिकांत जी का बोलना जरूरी है। तो उन्होंने कहा कि राहुल गांधी तो विदेशी ताकतों के पुतले हैं। ये राहुल गांधी थोड़ी दिखते हैं आपको, ये तो विदेशी ताकतों का एक रूप है, शरीर राहुल गांधी का है। ये सभी जो है देश तोड़ने की साजिश में शामिल हैं और जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिन लोगों ने फंडिंग की है, जिन लोगों ने पैसे दिए हैं, जिन तरह की चीजें हुई है और जिसमें कांग्रेस का सबसे बड़ा योगदान है, राहुल गांधी विदेशी ताकतों के हाथ में बिके हुए एक पुतले हैं। ये राहुल गांधी थोड़े हैं, ये पुतला है जो विदेशी शक्तियों का एक शरीर में है कि राहुल गांधी है, गांधी परिवार है, इसलिए इसकी इतनी हैसियत है। अरे देखिए, छात्रों के मुद्दे में सरकार खामोश हो गई है। मुझे लगता है हर लेवल पर इंस्ट्रक्शन है उनके नेताओं को, ऊपर से लेकर नीचे तक कोई एक शब्द एंटी नहीं बोलेगा उनके। लेकिन पॉलिटिकल फ्रंट पर पूरी छूट है, आप कुछ भी कह सकते हैं सर। देखिए, मुझे लगता है कि यदि कर्मचारी यदि हड़ताल यदि 10 दिन करता है तो उसकी सैलरी काट ली जाती है। यदि प्रोफेसर करता है तो उसकी सैलरी काट ली जाती है। इन सांसदों को पूरा प्रदर्शन करने का अधिकार है, अपना लोकतांत्रिक अधिकार का वो प्रयोग करें, लेकिन वो 10 बजे कर लेते और फिर जो है 6 बजे के बाद कर लेते हैं। 6 घंटे तक संसद चलने की अनिवार्यता है प्रतिदिन, और उस पर करीब 9 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। तो ये 9 करोड़ की भरपाई इन्हीं लोगों से करनी चाहिए मेरे समझ से, क्योंकि इससे ज़्यादा और कोई अराजकता नहीं हो सकती है कि आप हवाई जहाज़ के बिजनेस क्लास में आप टिकट लेकर के आएँ जाएं और आप संसद चलाएं नहीं, आपको भत्ता भी मिले, आपकी सारी चीज़ें भी मिले, आपकी सैलरी भी आपको मिलती रहे। तो पहली बात तो ये मैं जानना चाहता हूँ कि ये चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए। नहीं तो आप विरोध करने से कौन रोक रहा है, प्रदर्शन करने से कौन रोक रहा है। लेकिन कई बार प्रदर्शन करने के लिए आप सिर्फ प्रदर्शन करें। मान लेते हैं कि नीट का कानून आया और उस पर जब बहस छिड़ेगी तो बहस छिड़ने के बाद ये भी मुद्दा आ सकता था कि भाई छात्रों के साथ जो ज्यादती हुई है वो भी, उस पर भी डिस्कशन हो जाता, बोलते और लोग बोलता। तो क्या है कि चूंकि आपको संसद नहीं चलने देना है और आपको जताना है कि हम इस मामले में बहुत संवेदनशील हैं, तो इसलिए आप ऐसा कर रहे हैं। संवेदनशीलता के कारण आप ऐसा कर रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं है। ये शुद्ध राजनीति और नौटंकी है। ऐसा नहीं हो सकता। मैं नहीं मान रहा हूं ये कि भी दिखाना है और चर्चा भी करनी है। देखिए, यदि ऐसा करना होता तो मुझे लगता है कि ये काम आपको, जो जैसा कि यहाँ पर जिक्र किया गया, प्रश्न काल तो आपका काल था। आप 10 बजे आकर के संसद पर प्रदर्शन कर लेते। भाई, संसद की कार्रवाई 11 बजे से शुरू हुई है, 10 बजे से 11 बजे तक आप संसद के मकर द्वार पर या 4 द्वार हैं, चारों द्वारों पर आकर के धरना प्रदर्शन कर लेते। आप किसने रोका था आपको? नहीं, आप कर दें। जो खाने का समय होता है, जो ब्रेक मिलता है, आप उसमें कर लेते। तो आप लोग उसमें भी नहीं करना चाहते हैं। क्रेडिट की आप संसद को धो देना चाहते हैं ताकि ये इनकी मजबूरी ये है कि यदि इस कानून पर, लाने जाने वाले कानून पर यदि ये चर्चा नहीं करेंगे तो उनकी राय, उनके बारे में राय छात्रों में भी अच्छी नहीं बनेगी। इसलिए मजबूरी में ये संसद में आएंगे। करेंगे चर्चा? बिल्कुल करेंगे। अच्छा, ठीक है। और वंदे मातरम पर नहीं करेंगे क्योंकि उससे उनका मुस्लिम वोट बैंक खिसक रहा है। अच्छा, ठीक है। ये जो अभी विजय जी ने क्रेडिट वाली बात कही त्रिपाठी जी की, भाई सरकार ने भी एक तरीके से सारा श्रेय छात्रों को दे दिया। यहां भी एक संकट है। कल पोस्टर उससे भी लगे थे राहुल गांधी के लिटिल्स दिल्ली में कि जेनजी का साथ देने के लिए धन्यवाद। नहीं, देखिए, जिसे कहते हैं ना कि ट्रेन चली गई और उसके पीछे हम स्केटिंग का वो लगा के तो पटरी पे दौड़ नहीं पाएंगे। राहुल गांधी वही करने की कोशिश कर रहे हैं। किसको नहीं ध्यान में है कि जब पीएम आवास के सामने गए थे तो वो छात्रों के आंदोलन को ध्वस्त करना चाह रहे थे, क्रेडिट ही तो लेना चाह रहे थे ना। इसको आप साफ, मतलब स्पष्टता से बोलने की जरूरत है। विपक्ष इसमें कहीं है ही नहीं। आप, सदन चल रहा है, आप इस तरह के विरोध प्रदर्शन तो हर बार करते हैं। नया क्या किया आपने? किस बार पोस्टर, बैनर, झोला, प्रिंटिंग ये सब रुका रहता हो? विपक्ष सब करता ही है।
कोई भी विपक्ष होगा, लेकिन क्या वो क्रेडिट ले पाएंगे? मेरा मानना है नहीं ले पाएंगे। जितनी देर ये चर्चा और आगे बढ़ेगी, ये जिसको आप जेनजी बार बार कह रहे हैं, वो कोई एकदम से भरा थोड़ी नहीं बैठा रहता कि अच्छा हम यही करेंगे। वो पक्का वाला कोई आइडियोलॉजिकल बच्चा बच्ची नहीं है। उसको 4 दिन समझ में आएगा, अरे ये क्या कर रहे थे, तो तुरंत पलट जाएगा। अभी जो मोदी को गाली दे रहा था, हो सकता है वही प्रशंसा मनाने लगे राहुल गांधी के लिए, वो उनकी टांग खिंचाई शुरू कर। तो ये समझना पड़ेगा। और मैं इसको एक शब्द देता हूं, परसों से मैं इसको देख रहा था तो मेरे मन में आया, ये पूरी तरह से भारत का पहला OTT वेब सीरीज प्रेरित मूवमेंट है। इसको आप समझिए। जैसे OTT वेब सीरीज होती है, जब वो चलती है ना, तो आपको लगता है कि बस एकदम आप उसके साथ साथ चले जा रहे हैं, बहुत गहरे घुसती है, गालियां, वायलेंस, सेक्सुअल रेफरेंसेस सब होते हैं। लेकिन जब वो खत्म होता है तो आप थोड़ी देर बाद नई कोई OTT वेब सीरीज आती है, आप उसमें डूब जाते हैं या उससे हट जाते हैं। उसी तरह से ये है, और ये एक साथ बैठकर नहीं देखा जाता, ये भी समझिएगा। अच्छा, तो सरकार ने आज वो एंटी पेपर लीक बिल आज पेश कर दिया हंगामे के बीच। ऑपोजिशन कह रहा है कि अब बारी है होम मिनिस्टर की, धर्मेंद्र प्रधान झांकी हैं, अमित शाह बाकी हैं, मतलब पहले अमित शाह का हिसाब करेंगे हम, वो जवाब दें, कांग्रेस पार्टी मांग कर रही है, तब आगे की बात हम करेंगे। अब 2 बजे पार्लियामेंट दोबारा शुरू होगी, तो देखते हैं क्या होता है। अभी इस बीच आधा घंटा हम लोग बात कर लेते हैं कि ये जो आंदोलन करने वाले, इनका नेतृत्व करने वाले लोग थे, अभिजीत दीप के खास तौर पर, और सौरभ दास जो मुख्य प्रवक्ता हैं इनके, इन लोगों ने अब आगे के बारे में क्या सोचा है। सरकार ने इनकी सारी मांगे मान करके एक लेजिटिमेसी दे दी इस प्रदर्शन को, कि प्रदर्शन जायज था, मांगे भी जायज थी, तभी मानी। नाजायज मांग होती तो क्यों मानते? सरकार तो ये दिखाना चाहती है। तो अब वो आगे क्या करेंगे, और सरकार के स्तर पर इनके साथ एंगेज करने के प्रयास क्या अभी भी हो रहे हैं? अगर हो रहे हैं तो उसका मतलब क्या है? सरकार क्या इनको या इनके मुद्दों को कोऑप्ट कर लेना चाहती है? इनके विरोध की धार पूरी तरह कुंद कर देना चाहती है? अगर आप मेरे बैरी और मैं आपकी तारीफ करना शुरू कर दूं, या मैं रोज आपसे मिलना शुरू कर दूं, तो आप बोलते वक्त मेरे खिलाफ थोड़ा बहुत तो आपकी भी टोन डाउन हो जाएगी ना। क्या वो करना चाहती है सरकार? क्यों मैं कह रहा हूं, वजह बताऊंगा आपको, लेकिन 2 बयान आप पहले सुन लीजिए। एक बयान पहले सुनिए, अभिजीत दीप के। कल इन्होंने सबसे पहले मुलाकात किससे की? किसी भी पॉलिटिकल लीडर से पहली मीटिंग किसके साथ हुई? कपिल सिब्बल के साथ। कपिल सिब्बल सारे इश्यूज पर बड़े वोकल रहते हैं आजकल, तो उनके से मिलने का क्या मतलब था, ये मेहमान बताएंगे। और वहीं जाते हुए एक छोटा सा बयान उन्होंने दिया था, सुनिए। प्रोटेस्ट खत्म हो चुका है, आगे की क्या रणनीति? आगे की रणनीति हम बताएंगे, जल्दी बताएंगे। कल ही तो खत्म हुआ है, थोड़ा तो हमें टाइम दे दीजिए। पंजाब पेपर लीक को लेकर कुछ कहेंगे सर? उस पर भी करेंगे, हम बोलेंगे, हम उसी के पर प्लानिंग कर रहे हैं अभी। सरकार से कुछ आपकी बातचीत रही है आगे के लिए? मतलब जो केसेस हो रहे हैं उस पर बातचीत चल रही है। किसी भी जो भी स्टूडेंट है, किसी पर भी केस नहीं लगनी चाहिए। वो कह रहे हैं कि हम बताएंगे आगे। लेकिन एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात हुई, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफे के बाद अभिजीत दीपके ने ये कहा कि भाई मुझे हीरो ना बनाया जाए। अब महाराष्ट्र में क्या हो रहा है आप देखिए। महाराष्ट्र में महाराष्ट्र सरकार के मंत्री उनके घर जा रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं संजय शिरसाट। उन्होंने अभिजीत दीपके के घर जाकर उनके माता पिता से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि दीपके के परिवार से उनके पुराने संबंध हैं और इसलिए वो उनसे मिलने के लिए आए हैं। और शिरसाट ने यह भी कहा कि आंदोलन के दौरान वो जानबूझकर नहीं गए थे, क्योंकि उस वक्त उनकी मौजूदगी से कोई राजनीतिक विवाद खड़ा हो सकता था। इनको भी सुन लेते हैं। अभिजीत दीपके के पिताजी या तो उसकी माताजी, इनसे मेरे कई सालों के संबंध है, पुराने संबंध है, हमारे रिलेशंस है। लेकिन पॉलिटिक्स में ऐसे बीच के वक्त में मैं इसलिए नहीं आया कि उसका कोई बवाल अलग तरीके से कर सकता था। इसलिए वो जो मोमेंट थी, वो मोमेंट छोड़ने के बाद मैं आज उनको मिलने के लिए आया। अभी जो उनसे बातचीत हुई ना, वो फैमिली ऐसी है कि उनको आज भी नहीं लगता कि मेरा बेटे का नाम इतना बड़ा हुआ है। एक बच्चों के हक के लिए लड़ा, उसमें उसने सक्सेस पा लिया। केंद्र सरकार ने भी उनको सपोर्ट किया। राजकारण पॉलिटिक्स से अलग चीज होती और रिलेशन अलग होते। काश जो वो कह रहे हैं वो इतना सरल और इतना सच्चा होता कि राजनीति से रिश्ते अलग होते हैं। समीर जी बाकी बताएंगे, है क्या ये मामला? क्या सरकार ऐसे तो नहीं गए होंगे अपने आप? नहीं, निश्चित रूप से इसके 2 बड़े कारण हैं कि मनोज जरांगे जो मराठा आंदोलन करने वाले थे वो दिल्ली आए थे और अभिजीत दीपके से उनकी मुलाकात हुई थी। और अभिजीत दीपके ने उनसे कहा था कि आंदोलन निपटने दो, उसके बाद महाराष्ट्र में निपटेंगे। और अभिजीत दीपके का पूरा फोकस महाराष्ट्र पर भी है और मनोज जरांगे और अभिजीत दीपके मिलकर महाराष्ट्र के अंदर कोई नया मूवमेंट खड़ा करने का प्लान कर रहे हैं। अब वो क्या मराठा आंदोलन को लेकर होने वाला है या किसी और आंदोलन को लेकर ये मूवमेंट खड़ा करेंगे। और सरकार को लग रहा है कि भाई अभिजीत दीपके ने जिस तरीके से दिल्ली में किया, वो मूलतः तो महाराष्ट्र का ही है,
मनोज जराएंगे, उनसे वहाँ पर मिलकर आए। तो क्या ये महाराष्ट्र में कुछ नया आंदोलन करने की रणनीति तय कर रहे हैं? उद्धव ठाकरे ने जिस तरीके से समर्थन दिया, बाद में उद्धव ठाकरे के इनसे जिस तरीके से फोन पर बातचीत हुई, तो क्या कोई नया गठजोड़ कर ये महाराष्ट्र के अंदर कोई नया मूवमेंट खड़े करने का प्लान कर रहे हैं? तो मुझे लग रहा है कि सरकार अभी सब मामलों को देख रही है और सरकार के मंत्री भी जा रहे हैं, और निश्चित रूप से वो महाराष्ट्र से उनके फादर लंबे समय तक सरकारी नौकरी में रहे, वहाँ पर उनकी मुलाकात रही, तो हो सकता है कि कई नेताओं से उनकी व्यक्तिगत मुलाकात रही होगी, पुराने संबंध रहे होंगे। क्या सरकार कोई चैनल ओपन करके रखना चाहती है? निश्चित रूप से सरकार निश्चित रूप से चैनल ओपन रखना चाहती है। सरकार नहीं चाहती कि भाई ये लगे कि भाई अभिजीत दीपके बहुत अलग है और हम बहुत अलग इस पे खड़े हुए हैं। सरकार बताना चाहती है कि भाई आपकी मांगे जायज थी, केंद्र सरकार ने समर्थन दिया और हमने भी आपको इस मामले में समर्थन दिया है। तो सरकार में लगता है कि संवाद करेगी, कोशिश करेगी अभिजीत दीपके महाराष्ट्र में कोई नया आंदोलन लेकर ना आए। त्रिपाठी जी, अभिजीत दीपके का कपिल सिब्बल से मिलना और बीजेपी सरकार के मंत्री का अभिजीत दीपके के घर जाना। नहीं, देखिए अभिजीत दीपके मतलब अब वो कब करेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन आज नहीं तो कल वो किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाएंगे। अभिजीत दीपके अब बहुत लंबी लड़ाई नहीं लड़ने वाले हैं। अपना दल नहीं बनाएंगे? लक्षण नहीं दिखता। अगर अपना दल बनाना होता तो उसका नाम कॉकरोच जनता पार्टी नहीं होता। ये इसको समझिए, क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी के तौर पर तो सर्वाइव नहीं कर सकती है। उसका कोई मतलब इसको कहें कि उस तरह का कोई स्ट्रक्चर बनेगा तो ऐसा नहीं हो सकता है। वो एक एंटी बीजेपी एक जो कहें कि लॉबी है उसका हिस्सा हैं वो पहले से, उसको और मजबूत करना चाहते हैं। इस आंदोलन ने उनको वैधानिकता दे दी है। सरकार ने उनके प्रतिनिधियों से बातचीत करके उनको वैधानिकता दे दी है। जो ये शिवसेना वाले क्या सिरसाट साहब ये जो गए हैं, ये एक दूसरा मसला है। ये क्षेत्रीय राजनीति का मसला है। मैं ये नहीं मानता हूं कि इनको कोई नरेंद्र मोदी ने या अमित शाह ने कहा होगा कि चले जाओ। ये क्षेत्रीय राजनीति का मसला है और क्षेत्रीय स्तर पर हर कोई अपने लिहाज से चीजें ठीक करके रखता है। वहां क्षेत्रीय मसला होता है। सामाजिक जो बुनावट है महाराष्ट्र की, उसमें इसका एक बड़ा हिस्सा है जिसकी चर्चा कभी कभी बीच बीच में होती है, वो बड़ा हिस्सा है। मुझे नहीं लगता कि उससे इतर है। अभिजीत दीपके पूरी तरह से जो कपिल सिब्बल से मिल रहे हैं, जो दूसरे लोगों से मिल रहे हैं, वो उसी लाइन पर है और उनकी कोशिश वही होगी कि भाजपा विरोधी। एक बात जरूर है, ये मतलब जिसको कहते हैं ना कि जो दिख रहा है, ये लोग क्या राहुल गांधी या दूसरे ऐसे जो लोग हैं, अखिलेश यादव, इन सबको खारिज भी कर देना चाहते हैं क्या? एक ये भी सवाल है कि जिसको हम बार बार कहते हैं ना कि दुनिया में कहीं आंदोलन हुआ तो वंशवादी परिवारवादी पार्टियों के खिलाफ हुआ। यहां ये उनके साथ जुड़े नहीं दिखना चाह रहे हैं। तो क्या इनको डर है कि वंशवादी परिवारवादी पार्टियों से अलग रहना है पता नहीं और भारतीय जनता पार्टी के सामने एक विकल्प खड़ा करना है? तो ये भी एक चीज हो सकती है। नहीं, क्या राहुल गांधी ने तो अभी तक देखिए इनका नाम किसी का नहीं लिया। एक तो उन्होंने इनका भी नाम एक बार भी नहीं लिया। उन्होंने सीजेपी, कॉकरोच जनता पार्टी, ये भी नाम कभी नहीं बोला अभी तक। जंतर मंतर वो गए नहीं थे। इनकी तरफ से जरूर बयान, जो इनके साथ लोग नेता एसोसिएटेड थे। ये ऑप्शन 2 जो है ना, अपने यहाँ जो 6 ऑप्शन चल रहे हैं स्क्रीन पे, वो ऑप्शन 2 जनजी को लीड करेंगे। नहीं, ऑप्शन 2 है ना कि किसी पार्टी में जाएंगे। अच्छा, किसी इससे अधिक मैं क्षमता नहीं देख पा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन राहुल गांधी, ये आपने जो कहा कि राहुल गांधी या बाकी जो और लीडर्स हैं बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के, क्या वो इनके साथ खड़े हुए दिखाई देंगे आपको? आप उम्मीद करते हैं? अभी तो मेरे ख्याल से ये एक चैप्टर पॉलिटिकल लेवल पर, राहुल गांधी के लेवल पर खत्म हो गया है। लेकिन वो चाहेंगे कि वो एंटी बीजेपी कैंप में रहे। ये जो अभिजीत दीपके हैं और उनके जो साथी हैं, वो कितना रहते हैं और क्या सरकार कोशिश करेगी कि, ऐसा नहीं है ना कि सरकार कोशिश नहीं करेगी, सरकार भी कोशिश करेगी कि भाई अब हो गई तुम्हारी बात खत्म, अब करिए अपना काम करिए, फिर देखेंगे क्या होगा। जैसे वो कहते हैं कि खून मुंह लग जाता है, तो वो खून तो मुंह लग गया है, तो राजनीति छोड़ना अब उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल काम होगा। मतलब अभी तो शुरू ही किया है, लेकिन शुरू करने के बाद भी वो करेंगे, कहीं जा सकते हैं। नई पार्टी बनाने की भी बात होगी तो टाइम लगेगा। हालांकि अभी मुझे नहीं लग रहा कि नई पार्टी बनाएंगे, और बहुत सारी पार्टीज वाले सोचेंगे कि कहीं पर उनका इस्तेमाल कर लिया जाए। हाँ, तो आप अगर एंटी बीजेपी पार्टियां अगर आप महाराष्ट्र के स्तर पर सोची तो क्या कांग्रेस है, एनसीपी है, उद्धव ठाकरे, हाँ, यही पार्टियां हैं राष्ट्रीय स्तर पर। इसीलिए सब लोगों ने उन्होंने मुलाकात की ना, उद्धव ठाकरे ने भी यहाँ आकर बात की है, मुलाकात की है। नहीं, ऐसे तो कहा जा रहा है कि शरद पवार जी की भी एक भूमिका है आंदोलन खत्म करवाने में। शरद पवार जी इनसे मिलने के लिए गए थे, फिर प्रधानमंत्री से भी मुलाकात हुई थी। वो तो गाड़ी से उतर के सुप्रिया सुले उधर गई थी राहुल गांधी से मिलने। उस पार्टी का और उनका कुछ रोल तो इसमें जरूर है। वो बिल्कुल हो सकता है, लेकिन मेरा ये मानना है कि वो महाराष्ट्र में शिवसेना में जाना उनके लिए सबसे मुफीद होगा। सबसे उद्धव ठाकरे के साथ नहीं, एकनाथ शिंदे के साथ। क्या बात कर रहे हैं? अरे आप इसको समझिए, क्षेत्रीय राजनीति को भी समझिए।
महाराष्ट्र में जहां वो खड़े हैं वो या तो कांग्रेस के साथ जाएंगे, क्षेत्रीय एंटी बीजेपी लॉबी में एनसीपी में नहीं जाएंगे वो, आप इसको समझिए। मैं फिर कह रहा हूं वो एक दूसरा भी एक लेयर पे लेयर जो है, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं शिंदे सेना में कैसे इमेजिन कर रहे हैं आप इनको। महाराष्ट्र की राजनीति में क्या आपको लगता है कि सब बहुत एक साथ खड़े हुए हैं? एकदम एक साथ नहीं है, वो अलग अलग समय पर अलग बात करते हैं। क्या शरद पवार की पार्टी इस स्थिति में है कि वो किसी को अब एकोमोडेट करे? शरद पवार अब सिर्फ और सिर्फ ऐसी भूमिका कर सकते हैं, हाँ बस वही है, खुद एकोमोडेट होना चाहते हैं, या कांग्रेस की तरफ जाएंगे दीप के, और या तो फिर उनको ये जो विकल्प दिखेगा कि क्षेत्रीय में जाए। सौरभ दास जो मुख्य प्रवक्ता हैं इनके, वो भी कल एक बड़ी मीटिंग का हिस्सा थे और वो कल दिल्ली के पुलिस कमिश्नर से मुलाकात करने के लिए गए थे। वहां मिले, क्या हुआ वो बताते हैं। वो तो उसके लिए गए जो हम लोगों ने मन से ऐलान किया था कि एक एक पुलिस वाले और आरएएफ जिन्होंने वीडियोस और उनके पिक्चर्स होंगे, उन जिन लोगों ने सर पे डायरेक्टली मारा, लोगों को सर फोड़ा, हाथ तोड़े, ऐसे सारे पुलिस वालों के खिलाफ और आरएएफ वालों के खिलाफ हम लोग लीगल एक्शन लेंगे, बहुत जल्द लेंगे। हम लोगों ने वेबसाइट भी लॉन्च किया है। एंड जब ये लीगल एक्शन लेंगे तो सिर्फ ये नहीं कि कंप्लेंट देंगे, एफआईआर भी दर्ज करवाएंगे, कोर्ट जाना पड़े तो कोर्ट भी जाएंगे। और जब टाइम आएगा, ऐसे सारे ऑफिसर्स जो सही में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, सिक्योरिटी लोगों का नहीं देखते हैं, उनका मानसिक संतुलन जो खराब है, ऐसे सारे लोगों को जेल भी भेजेंगे जब टाइम आएगा। ठीक है, तो अभी ये उनको लगता है ये लड़ाई अभी हमारी खत्म नहीं हुई है, वो तो इसमें वो अपोजिशन का जो अभी आप देख रहे हैं रुख, और होना ही है ना कि लंबा चलेगा कोई इतना आसानी से, और इस पर अभी सरकार को इनको बताना भी है वो एफआईआर वगैरह खारिज जो होनी है। लेकिन अभी जो उन्होंने कहा था ना सर कि अगला सीरियल क्या निकलने वाला है, वो अरविंद केजरीवाल जी ने उसका ट्रेलर रिलीज कर दिया है। अरविंद केजरीवाल ने अपने अगले प्लान के बारे में एक वीडियो बना करके बताया है कि प्रधान का इस्तीफा हो गया, अब प्रधानमंत्री जी लगे हाथ E20 का समाधान भी कर दीजिए, और उन्होंने 1 अगस्त को E20 से परेशान देश भर के लोगों को दिल्ली बुलाया है। हेलो एवरीवन। तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हो गया। मेरी प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि लगे हाथों E20 का समाधान भी कर दीजिए। लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, सबकी गाड़ियां खराब हो रही हैं, सबकी माइलेज खराब हो गई। प्रधानमंत्री जी लेकिन तभी सुनेंगे जब हम सब मिलके एक आवाज में एक साथ आवाज उठाएंगे। इस शनिवार को हम लोगों की कोशिश है कि देश भर में जितने लोग E20 से दुखी हैं, जितने लोग E20 के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, सब लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आना। इसका नाम रखा है नेशनल टाउन हॉल। 11:30 बजे आप सब लोग नेशनल टाउन हॉल में पार्टिसिपेट करने के लिए आमंत्रित हैं। तो अब अगला मुद्दा E20, और E20 के बहाने किसी और एक मंत्री का इस्तीफे की मांग होगी। देखिए, मैंने तो कल आप बोल ही रहे थे, मैंने कल कहा भी आपके साथ जो यूट्यूब चैनल के लिए किया था, और सरकार में एक बहुत वरिष्ठ व्यक्ति के साथ मैं परसों शेयर कर रहा था धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद। रात में मेरी बातचीत हो रही थी, तो मैंने उनको कहा कि सरकार को अब सचेत हो जाना चाहिए E20 के मुद्दे पर, और अमेरिका के साथ जो समझौता होने वाला है उसमें कृषि कानून को लेकर के, कृषि से संबंधित मुद्दों पर किसानों का आंदोलन बिल्कुल होगा। भारतीय किसान यूनियनों को उसके लिए तैयारी कर रहा है। ये जब मुझे जानकारी है तो सरकार को ये जानकारी नहीं होगी, ऐसा नहीं है, लेकिन मैंने अपनी तरफ से ये भी कहा। और तीसरा, जो राम मंदिर मुद्दा है उसमें जो चंदा चोरी का मुद्दा है, ये भी एक मुद्दा है जिस पर विपक्ष जो है वो चाह रही है कि पूरे देश में इस पर अभियान चलाया जाए। तो एक तो छात्रों का मुद्दा हो गया, दूसरा किसानों का मुद्दा हो गया, तीसरा इथेनॉल का मुद्दा हो गया, और चौथा राम मंदिर है। ये 4 बड़े ज्वलंत मुद्दे हैं जो विपक्ष के लिए हैं, और उससे भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक तौर पर निपटने की कोशिश होनी चाहिए। रही बात कि क्या ये आंदोलन दोबारा करेंगे, बिल्कुल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन सरकार को अब चाहिए कि जिस प्रकार की छूट आंदोलन के लिए उन्होंने दी थी, अब उस प्रकार की छूट वो आंदोलन के लिए न दें तो वो बेहतर होगा। जैसे जिस प्रकार से जंतर मंतर पर था कि भाई 2 दिन के लिए, और उसको होने दिया आंदोलन को,
उनको कॉकरोच पार्टी को लगा कि इससे कोई हमें खतरा नहीं है, लेकिन वो ये भूल गए थे कि बहुत सारा पेंट अप फीलिंग है, बहुत सारा असंतोष है, पॉलिटिकल पार्टियां टूटी हैं, उनके कार्यकर्ता असंतोष में हैं, जो बंगाल का चुनाव, आसाम का चुनाव, बिहार का चुनाव सब जो हार चुके हैं उनको असंतोष है, जिनको डर सता रहा है उत्तर प्रदेश में भी हारने का, उनके अंदर भी असंतोष अभी से फैलना शुरू हुआ है। जो SIR के अंदर जो जिनका नाम कटा है और जिन पार्टियों को इससे बहुत घाटा हुआ है वो असंतोष में पीड़ित थे। तो आने वाले दिनों में सरकार सहज तरीके से नहीं चले, इसके लिए वो पूरा संसाधन झोंक देंगे, पूरा अभियान झोंक देंगे। एक और बात जिसकी तरफ मैं बार बार इशारा करता हूं और मैं फिर कहना चाहता हूं कि जो अभी जिक्र किया गया था, भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने जिक्र किया था, विदेशी फंडिंग और विदेशी साजिश, हम इसे बिल्कुल कतई इनकार नहीं करते हैं। दुनिया की हर ताकत जरूर ये चाहती होगी कि बांग्लादेश जिस समय जिस ढंग से काम हुआ है, श्रीलंका में जिस ढंग से हुआ है, नेपाल में जिस ढंग से हुआ है, नरेंद्र मोदी को उखाड़ने के लिए ये सारा काम करने की कोशिश है। तो भारत की सरकार को हमसे बेहतर जानती होगी, लेकिन निशिकांत दुबे की बात को हम हल्के में, हंसी में और मजाक में उड़ा कर जो बात निशिकांत दुबे ने कही कुछ वैसा ही उन शब्दों में जैसे अभी आपने कहा। ये एक और सीनियर लीडर है कैलाश विजयवर्गीय, उन्होंने भी इस बात को कहा कि ये तो नेपाल और बांग्लादेश बनाने वालों के ख्वाब धरे के धरे रह गए, करना तो वो वही चाहते थे। अच्छा, वो धर्मेंद्र प्रधान के बारे में भी एक इंटरेस्टिंग बात बता रहे हैं, सुनिए। प्रधान जी की तारीफ करूंगा। मैं उनको विद्यार्थी परिषद के जमाने से जानता हूँ। उनको जो काम देते हैं बहुत ईमानदारी के साथ और डेडिकेटेड तरीके से करते हैं। वो तो पहले दिन से जैसे आंदोलन चालू हुआ था, उन्होंने पार्टी अध्यक्ष से कहा कि अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं इस्तीफ़ा दे देता हूँ। पार्टी अध्यक्ष ने मना कर दिया कि बोले नहीं, जब तक हम लोग बैठ के निर्णय लेंगे जब तक तुम इस्तीफ़ा नहीं दोगे और इस्तीफे की बात भी नहीं करोगे किसी से। पर जब परिस्थितियाँ ऐसी हुई कि पार्टी ने निर्णय लिया कि धर्मेंद्र जी इस्तीफा दे, तो नेक्स्ट सेकंड में दे दिया। यही तो एक अच्छे कार्यकर्ता की पहचान है। धर्मेंद्र जी का इस्तीफा उन सब विदेशी ताकतों को जो देश में हिंसा कराना चाहते थे, बांग्लादेश की तरह, श्रीलंका की तरह, उनके मंसूबे खत्म हो गए। और इसलिए मैं मानता हूं कि धर्मेंद्र प्रधान जी ने जो काम किया है उसके लिए मैं उनको बधाई भी देता हूं। यही कह रहे थे ना आप, जो उन्होंने बोला। देखिए, मैं एक चीज़ जोड़ देना चाहता हूं कि कल कॉकरोच पार्टी के लोगों का एक बहुत बड़ा 5 स्टार के अंदर जो है वो एक बड़ा जश्न मना। शायद आपने वीडियो दिखाया है या नहीं दिखाया है, ये आपके पास है या नहीं है, लेकिन वो सोशल मीडिया पर कल रात को मैंने देखा था और एक चैनल ने भी उसको बड़े जोर से चलाया था। बड़ा होटल लग रहा है, बहुत बड़ा होटल, 5 स्टार होटल है वो। मज़ेदार बात है कि एक तरफ आप छात्रों के आंख जाने की, उनके पिटने की, उसके प्रति आप संवेदना जता रहे हैं। आप जता रहे हैं कि इतने लोगों का नीट के अंदर उनकी मृत्यु हो गई है, तो आप उन परिवारों के प्रति ये आपको संवेदना व्यक्त करने का माध्यम मिला कि आप कॉकटेल लेकर के और उसके बाद 5 स्टार में वो जेनजी प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे। नहीं, मेरे कहने का मतलब है जेनजी प्रोटेस्ट है। हाँ। लेकिन इतने असंवेदनशीलता कैसे हो सकती है जेनजी प्रोटेस्ट के अंदर? तो आप फिर ये भी जस्टिफाई करेंगे कि OTT प्लेटफॉर्म की जितनी गालियां हैं वो सारी गालियां आकर के यहाँ पर कुछ नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ कि उनके लिए जो वहां खड़ा था, जो गालियां भी दे रहा था, उसको थोड़ी बुरा लगेगा। वो कहेगा अच्छा, मैं रिलैक्स कर रहा है आदमी, 30 दिन वहां रहा है गर्मी में, अब ठीक है। ऐसे तो उन्होंने वो वीडियो भी जारी किया कि एक महीने के बाद अच्छी नींद ली है, वो वीडियो भी मैंने देखा था, वो जारी किया। लेकिन त्रिपाठी जी, निशिकांत दुबे की बात पे, कैलाश विजयवर्गीय की बात पे, धर्मेंद्र प्रधान के स्वागत पे, सम्मान पे, इन तीनों पे आपको ऐतराज दिख रहा है मुझे। नहीं, ऐतराज मतलब क्या है, पार्टी है, तय कर रही है, सत्ता में है और उसको समझाने वाले समझा रहे हैं कि ऐसे करना चाहिए। भाई, फंडिंग विदेशी नहीं होगी किसी भारत को किसी भी थोड़ा सा भी परेशान करने वाले आंदोलन में, ये कौन कह रहा? हर वक्त होगी। सरकार को रोकना चाहिए। विदेशी ताकतें अगर हैं तो वो ताकतें कभी चिन्हित भी हो जाएं, अच्छा होगा ना, कभी पता तो चले कि
कि ठीक है विदेशी ताकतें हम सब जानते हैं, कोई ऐसा कालखंड नहीं रहा जिसमें अमेरिका, रशिया, चाइना, जाने किसका आरोप नहीं लगा। लगता ही है, और लगता क्या है, होता ही होगा भाई। जॉर्ज सोरोस ने 2021 की ग्लोबल म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हम $1 मिलियन का प्लेज कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी का नाम लेके कहा, दुनिया के निशाने पर नरेंद्र मोदी, ये सब ठीक है। लेकिन आप पॉलिटिकल मूवमेंट को जब आप इस तरह से चिन्हित करने की कोशिश करते हैं तो फिर क्यों आप गए बातचीत करने के लिए? क्यों आपके लोग तो पहले दिन से कह रहे थे ना भाई, जनता कह रही थी, सोशल मीडिया पर लोग कह रहे थे, वो मोदी के समर्थक लोग थे, वो लगातार कह रहे थे कि त्यागपत्र हो जाए, उसी वक्त ले लिया होता कितना बढ़िया होता, इन सब का कोई अस्तित्व तो नहीं रहता। आप इनको वैधानिकता देने के बाद कह रहे हो कि तुम देशद्रोही हो, दोनों कैसे चलेगा भाई? आप ही ने वैधानिकता दी ना, मंत्री के बराबर बैठ के, वो जो हम कह रहे हैं दोनों संभालना है। मैं इसीलिए तो कह रहा हूं, आप ये जो कुछ भी कह रहे हैं, और मैं बार बार ये कहता हूं कि ये जो सारे जो नैरेटिव हैं, इसको नई शब्दावली गढ़ना पड़ेगा। जो भी है ये शब्दावली अब नहीं चलती भाई। आप किसी को कहते हो, कहता हाँ ठीक है चलो तुम कह रहे हो तो चलो हम हो गए, तब अब उसके बाद आप क्या जवाब दीजिएगा? अब तो उसका कोई आगे का कोई रास्ता है नहीं। क्या हर किसी पे NSA लगाइएगा कि वो क्या बोलते हैं देशद्रोह? अब तो राजद्रोह रहा नहीं, देशद्रोह लगाइएगा। मुझे लगता है कि ये बड़ा सोचने का समय है कि शब्दावली क्या होगी, नैरेटिव क्या होगा, और ये समय सबसे खतरनाक है जिसमें विदेशी फोर्सेज लगी होंगी, इसमें कोई संदेह नहीं। बस अब से 2-3 मिनट में एक बार फिर से पार्लियामेंट की कार्रवाई शुरू होगी। राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी थी हंगामे की वजह से। इससे पहले जितेंद्र सिंह जी ने वो एंटी पेपर लीक बिल जो है, संशोधन बिल, वो पेश कर दिया है, जिसमें 2024 के बिल को ही बहुत ज्यादा सख्त बनाने के सारे प्रावधान उसके अंदर डाले गए थे। वो भी जितेंद्र सिंह जी ने बिल पेश किया था 24 में, इसीलिए इस बार वो इसको लेकर के आए हैं। अब देखिए 2 मिनट के बाद जब पार्लियामेंट शुरू होती है तो बात हो पाती है कि नहीं हो पाती है। पिछले अभी तो सुबह से सिर्फ हंगामा चल रहा है, वो तस्वीर में आप देख रहे होंगे ना, तो सारे के सारे सांसद जो है अपोजिशन के सब वेल में आ गए और नारे लग रहे थे कि धर्मेंद्र प्रधान झांकी है, अमित शाह बाकी है, नरेंद्र मोदी माफी मांगे, गृहमंत्री माफी मांगे, जवाब दें गृहमंत्री। वो होम मिनिस्टर का रिप्लाई चाह रहे हैं पहले कि बच्चों के ऊपर, छात्रों के ऊपर बल प्रयोग क्यों करवाया पुलिस के द्वारा। ये उनकी अभी इस वक्त मांग है और वो कह रहे हैं इसके बाद ही कोई और बात होगी। और राहुल गांधी ने भी यही मुद्दा उठा लिया है, वो ट्विटर पर भी इसी मुद्दे को लेकर के इस वक्त बात कर रहे हैं आगे। खड़गे साहब ने भी यही सब बातें की हैं आज। ये राज्यसभा में देखिए सोनिया गांधी भी आज मौजूद है पार्लियामेंट के अंदर। राज्यसभा में आज वो जो वंदे मातरम वाला बिल था वो लोकसभा से पास होने के बाद राज्यसभा में पहुंचा हुआ है, तो आज वहां उसको टेकअप किया जाना है, लेकिन वहां भी हंगामा चल रहा है। अब देखिए कि जो विजय त्रिवेदी जी ने कहा था कि उनको लगता है कि शायद चर्चा शुरू हो जाए 2 बजे, कि हमने विरोध जता दिया भाई छात्रों के इस मुद्दे पर भी, आओ अब बात करते हैं और जो कहना है फिर अब हम पार्लियामेंट के अंदर करेंगे। ऐसा हो जाए तो अच्छी बात, बहुत अच्छा, मतलब हम तो उम्मीद करते हैं और उसमें जो कहना है जिसको कहे। वंदे मातरम बिल लोकसभा में नहीं आया, राज्यसभा में ही आया है। राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया है। माफी सर। तो अब देखिए लोकसभा में जो है स्पेशली वहीं देखना होगा कि वहां पर क्या होने जा रहा है। क्या लगता है आपको विजय जी? संभावना मुझे ऐसी लगती है कि क्योंकि जो पार्लियामेंट्री कन्वेंशन है उसमें ऐसा अक्सर होता है कि 11 बजे 12 बजे प्रदर्शन कर लिया, ये कर लिया बिल, और बिल पर मोटे तौर पर सहमति है कि भाई बिल पर चर्चा होनी चाहिए। बिल को लेकर सहमति है कि नहीं ये नहीं कह सकते, अपना वो और तरीके बताएंगे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, लेकिन विपक्ष भी चाहता है कि इस बिल पर चर्चा हो और इस पर विस्तार से बात हो जाए, और इस बहाने सरकार की जो एजुकेशन सिस्टम है उस पर भी, एजुकेशन के फंड पर भी, इस सब पर चर्चा हो। और अब यदि नहीं हो सकती है तो कोई बात ये बता देते तो क्या कह सकते हैं। और मुझे जो जानकारी मिली कि भाई संसद में जो होता है कि जो स्पीकर्स होते हैं उनके नाम की लिस्ट वहां पर स्पीकर ऑफिस में दे दी जाती है। जैसे राम गोपाल यादव कह रहे थे कि भाई क्या होगा, तुम सख्त सजा बना दोगे, सजा देने से कभी कोई क्राइम नहीं रुकता, नहीं तो चोरी रुक जाती, हत्या रुक जाती, तो आप इसको सख्त बना लीजिए, कुछ होगा नहीं। मैं प्रावधानों का 24 के बिल में 26 में क्या डिफरेंस किया जा रहा है वो बता देता हूँ। कुछ भी मत करो। राज्यसभा की कार्रवाई देखिए शुरू हो रही है, देखते हैं क्या होता है। सर पॉइंट ऑफ ऑर्डर ऑन दिस प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स नेशनल ऑनर बिल। माननीय प्रमोद जी आप बहुत ही प्लीज, माननीय प्रमोद जी आप बहुत ही सीनियर और वरिष्ठ व्यक्ति हैं, जो बिल सामने है अगर उस पर पॉइंट ऑफ ऑर्डर है तो आपको पॉइंट ऑफ ऑर्डर मैं दूंगा। हाँ, जो बिल सामने है द प्रिवेंशन। श्री पंकज चौधरी, मैं आपकी अनुमति से वित्त मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगे 26-27 के संबंध में वित्त संबंधी स्थायी समिति की 33वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के
क्रियान्वयन की स्थिति के संबंध में वक्तव्य देता हूँ। माननीय सदस्य जिन्हें आज नियम 377 के अधीन मामले उठाने की अनुमति प्रदान की गई है, वे व्यक्तिगत रूप से अनुमोदित पाठ सदन के पटल पर रख सकते हैं। आइटम नंबर 15 लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026। माननीय सदस्यगण, लोक परीक्षा अनुचित साधारण निवारण संशोधन विधेयक 2026 हमारे देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य, उनकी मेहनत और उनकी आकांक्षाओं से जुड़ा अत्यधिक महत्वपूर्ण विधेयक है। ये विधेयक पेपर लीक जैसे अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने, दोषियों के विरुद्ध कठोर दंड प्रावधान कर देश के करोड़ों युवाओं के हितों की रक्षा और इस दिशा में एक महत्वपूर्ण विधेयक है। मेरा मानना है, सभी माननीय सदस्यों से आग्रह है, इस विधेयक पर चर्चा होनी चाहिए। सभी दल के सदस्य इस विधेयक पर अपने चर्चा दें। इस विधेयक पर पहली बार 91 संशोधन भी आए हैं, इसलिए मेरा आग्रह है, इस पे सबके विचार और मत आना चाहिए। लोकतंत्र में सबके मत और विचार आना ही लोकतंत्र की ताकत होती है। इसलिए विधेयक पर आपके विचार आए। नारेबाजी, तख्तियां लहराने से विधेयक पर विचार नहीं आता। मैं आग्रह करता हूं आपसे कि इस विधेयक पर 6 घंटे और इससे भी अधिक माननीय सदस्य का विचार रखना चाहेंगे तो मैं 6 घंटे से भी बढ़ाकर जो सदन का मत होगा उस मत के अनुसार समय बढ़ा दूंगा, ताकि सबके मत आए, सबके विचार आए और देश के विद्यार्थी जो ये विधेयक आ रहे हैं निश्चित रूप से उसके प्रभावी कदम उठाए हैं, उसमें मत जाए। आप जाइए, इस विधेयक पर अपने विचार मत व्यक्त कीजिए। नारे नहीं, सदन में विधेयक चर्चा के लिए आपको चुनकर भेजा है। मेरा आग्रह, सदन की कार्रवाई और अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतना महत्वपूर्ण बिल पर आपने पर्याप्त समय दिया और इतने ज़्यादा अमेंडमेंट का नोटिस भी आए हैं। जब अमेंडमेंट का नोटिस आया, इसका मतलब कई सदस्य इस महत्वपूर्ण बिल पे अपना मत रखना चाहते हैं। इंट्रोडक्शन के लिए भी नोटिस आए और बिल पे भी अमेंडमेंट नोटिस आए हैं। तो एक तरफ तो इतना अमेंडमेंट का नोटिस आए हैं, आपने आश्वासन भी दिया कि पर्याप्त समय देंगे, तो फिर यहाँ चर्चा को रोकने के लिए ये नारेबाजी क्यों कर रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहे हैं। ये तो युवाओं का पूरा इस पर नजर है और इतना इम्पोर्टेंट बिल, पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स जैसे बिल को चर्चा के लिए रोकना, ये बहुत गलत मैसेज भेज रहा है। मैं कांग्रेस पार्टी को फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, अपने साथियों को समझाइए और बिल पे हम चर्चा शुरू करें। स्पीकर साहब ने जो टाइम तय करेगा, हम लोग सब मंजूर है। मैं सभी माननीय दलों के सदस्यों से आग्रह करता हूं कि वह और चर्चा करें, आपस में सहमति बनाएं। हम इस विषय पर चर्चा करना ही चाहते हैं, इसलिए मैं आज फिर आपको 3 घंटे का समय देता हूं। शाम को 5 बजे तक सरकार और सभी दिल मरकर सहमति बनाएं, ताकि 5 बजे इस विधेयक पर चर्चा हो सके। आज सदन 5 बजे तक के लिए स्थगित किया जाता है। सदन लोकसभा 5 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है और राज्यसभा भी फिलहाल स्थगित हो चुकी है।
देखिए, जो स्पीकर ने कहा कि 6 घंटे या इससे ज़्यादा भी अगर आप चाहें तो मैं चर्चा कराने के लिए तैयार हूँ। फिर पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू खड़े हुए, उन्होंने कहा कि हम आपका धन्यवाद देते हैं और इतना इंपॉर्टेंट बिल है, क्यों ये लोग जो हैं इसका विरोध कर रहे हैं। अब उन्होंने एक इंपॉर्टेंट बात की कि इस पर संशोधन नोटिस आए हुए हैं, अमेंडमेंट्स आए हुए हैं। जब अमेंडमेंट बताया कि वो स्पीकर के नाम भी दिए हुए हैं, तो इसका मतलब वो चाहते हैं, लेकिन अपना मतलब एक आप पूरा करना माहौल चाहते हो तो फिर इसका विरोध क्यों कर रहे हो, क्यों नारे लगा रहे हो, ये वो पूछ रहे थे। एंड उन्होंने किया कि अमित शाह जी का स्टेटमेंट हो, इससे बड़ी डिमांड कोई है नहीं। अमित शाह जी को उनके कहने से तो स्टेटमेंट देंगे नहीं, वो कहेंगे जब चर्चा होगी तो इस पर बात होगी ना। आप और वैसे भी इस बिल पर चर्चा होगी तो सब कुछ बात होगी, बिल्कुल लाठीचार्ज की भी बात होगी, और जब सरकार जवाब देगी तो वो सारी बातों का जवाब देगी। इस बिल पर कोई जरूरी तो है नहीं कि अमित शाह जी बोले, इसको तो इस पर तो मंत्री का रिप्लाई होगा ना। इस पर तो मंत्री का रिप्लाई होगा, अमित शाह जी तो वैसे इंटरवीन कर सकते हैं ना। वो अगर वो ये आश्वासन दे देते हैं कि हाँ भी होम मिनिस्टर बोलेंगे, इतना उनको अश्योरेंस मिल जाए तो शायद आगे बात बन जाए। आप कुछ बोल रहे हैं? नहीं, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि चूंकि ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, तो नीट पर जब एग्जामिनेशन पर सुधार वगैरह कड़े कानून की जब बात होगी तो पुलिस जिन्होंने जो लाठीचार्ज किया है उस पर भी बात बिल्कुल आएगी ही, वो तो उसका छात्रों के पूरे आंदोलन पर चर्चा बिल्कुल होगी। और जो सरकार के तरफ से होगा कि सरकार की तरफ से जो बोलने वाले लोग होंगे, सरकार की तरफ से चुने गए हैं ना बोलने वाले लोग, तो वो भी ये गिनवाएंगे, पूरी हिस्ट्री सीट निकालेंगे कि कपिल सिब्बल के समय कब हुआ था, उनके समय कब हुआ था, वो सब चीजें भी निकल करके आएंगे। रामदेव जी का भी जिक्र आएगा। हाँ, सभी जिक्र आएगा। रामदेव जी पर जो लाठीचार्ज हुआ था, वो अयोध्या में जो कारसेवकों की हत्या की गई थी, वो जो कर्नाटक के अंदर कर्नाटक के अंदर 2006 में जो कांग्रेसियों ने मरवा दिया था, 6 लोग मारे गए थे, वो जिसको मिनी अयोध्या कहा जाता है, उस पर भी अनावश्यक तौर पर गोली चलाई गई थी, जिसमें 6 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई थी। वो तो कह रहे हैं होम मिनिस्टर, पहले होम मिनिस्टर बोले। आप समझिए सर, इसमें फिर हम बात करेंगे। उसमें हो सकता है कि होम मिनिस्टर भी बीच में आकर के इंटरवीन करे। होम मिनिस्टर इंटरवीन करे। इसमें अमित शाह जी की दुविधा समझिए। क्या अमित शाह बयान देते हुए कहेंगे कि जो पुलिस ने लाठीचार्ज किया वो ठीक किया, या अमित शाह जी कहेंगे कि नहीं, जो छात्रों पर हुआ वो गलत हुआ? वो जो बयान देंगे वो उसका दूसरा पक्ष उसका लाभ उठाएगा। अमित शाह अगर कहेंगे कि छात्रों की तरफ से हिंसा हुई थी, कुछ तत्वों ने, पुलिस ने उसका ठीक किया, तो छात्र से गलत तरीके से लेंगे। और अमित शाह जी अगर ये कह देंगे कि नहीं, पुलिस को नहीं करना था, तो गृह मंत्री होते हुए आप ये मानेंगे कि दिल्ली पुलिस ने जो किया। समीर जी, इसके तो बोलने के विपक्ष ने कहा क्या है? विपक्ष ने कहा है कि अमित शाह खेद प्रकट करे इस मामले को लेकर। नहीं, अमित शाह खेद प्रकट करे, वो उनका बयान नहीं मांग रहे। सुनवाई है। मैं कह रहा हूँ कि आज होम मिनिस्टर का स्टेटमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि सरकार को रिप्लाई देना है कल सुप्रीम कोर्ट में। बिल्कुल, तो वो सुप्रीम कोर्ट का रिप्लाई से क्या लेना देना इसमें? अरे बहुत अपना बयान दे सकते हैं ना, इसमें ऐसा नहीं होगा ना। बयान वहां तो मध्यवर्ती जो देगा वो अलग होगा। पहले इसका तो जवाब यहाँ तो दीजिए ना, वो सुप्रीम कोर्ट का जवाब के बाद हो सकता है कल उस पर जवाब दे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पड़ा हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट में जो गवर्नमेंट रिप्लाई हो सकता है, अब ये बातचीत होगी ऑपोजिशन और सरकार की, सरकार कोई एश्योरेंस दे दे। चर्चा नहीं होना है, चर्चा नहीं करेगा, नहीं होनी है। स्पीकर साहब मौका दे रहे हैं। देखिए, मैं तो शुरू में ही मैंने कहा था और मुझे उम्मीद थी कि शायद अब तक हो जाएगा, लेकिन 5 बजे तक होने का मतलब है कि आज तो चर्चा अब नहीं होने वाली। चर्चा होगी आगे, इसमें तो कोई संदेह नहीं, आखिर में अंत में तो कहीं आना होगा। लेकिन अब ये देश जो देख रहा होगा, जो छात्र देख रहे होंगे, उनको अपने साथ ये धोखा लग रहा होगा। और राहुल गांधी को सोचना चाहिए, उनके लाख बुलावे पर जनता उनके साथ नहीं आई। वो पीएम आवास चले गए विदेश की 20-22 दिन की छुट्टी के बाद, फिर भी जनता नहीं आई। वो कहते रह गए, लेकिन कांग्रेस के साथ लोग खड़े नहीं हो रहे हैं। उनको जरा सोचना चाहिए क्यों नहीं खड़े हो रहे हैं। जब ऐसे आप इधर उधर करेंगे, और ठीक है, विरोध प्रदर्शन विपक्ष का अधिकार है, आप वो मांगते रहिए। और जो अभी प्रोफेसर साहब ने कहा, क्या ये डिबेट होगी तो उसमें ये सारी चीजें नहीं आएंगी? बताइए ना, आप उसमें चर्चा करिए, उसमें कौन रोकेगा आपको? उस डिटेल में बताइए कि छात्रों के ऊपर क्या हुआ है। ये भी आए कि मीडिया वाले कैसे पीटे गए हैं, ये भी आए कि कैसे पुलिस वालों के साथ लगा, छात्र से लेकर जो प्रधानमंत्री को गालियां दी गई हैं, वीडियो नहीं, वो तो पॉलिटिकल पोस्चरिंग जितना है, इसको इतना ठीक है, चलता रहता है पार्लियामेंट में, इतना स्पेस तो देना चाहिए अपोजिशन को भी। कि वो एक अगली खबर लगा दिए जरा, आप लोग जहां ले आए चर्चा को, उससे खबर मेरे पास है, सोशल मीडिया वाली खबर, पुलिस, हाँ वो वाली खबर दे दीजिए। दिल्ली पुलिस एक्चुअली अब सोशल मीडिया पर जो कुछ पोस्ट किया गया ना इस दौरान, उस सबको भी वो देख रही है। और आपत्तिजनक जितने पोस्ट हैं जंतर मंतर के आंदोलन के दौरान, सभी राजनीतिक पार्टियों को सोशल मीडिया की ताकत का एहसास तो हो ही गया था। इसी को देखते हुए दिल्ली पुलिस जो है वो अब सारे ऑब्जेक्शनेबल पोस्ट वो हटवाने के भी प्रयास कर रही है सोशल मीडिया से। तो मैं उस खबर की बात कर रहा था।
तो जितने भड़काऊ बातें कही गई, पोस्टर लगाए गए, पोस्ट किए गए और फिर वो सोशल मीडिया पर अपलोड भी किए गए, वो सारे आपत्तिजनक पोस्ट को हटवा दिया है, हटवा रही है दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस सोशल मीडिया मॉनिटरिंग टीम उसको जो भी आपत्तिजनक पोस्ट नजर आए हैं उन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को नोटिस जारी करके हटाने को कहा गया है। आपत्तिजनक कंटेंट की पहचान के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को नोटिस जारी करके कार्रवाई करने के लिए कहा जा रहा है। दिल्ली पुलिस की सोशल मीडिया मॉनिटरिंग टीम लगातार ऐसे कंटेंट पर निगरानी रख रही है। जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट के दौरान युवाओं के बैनर और पोस्टर्स के जरिए जो उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की थी, उसमें कुछ बहुत ऑब्जेक्शनेबल आपत्तिजनक पोस्ट भी थे। उसके अंदर भद्दी नारेबाजी भी हुई, गाली गलौज थी, बिल्कुल एक अलग लेवल की। तो अब वो सब सोशल मीडिया से हटाने के लिए नोटिस इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को दे दिए गए हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ कितना आप हटाएंगे, इसका तो कोई अंत है नहीं। वो हटा भी देंगे तो अब तो बात खत्म ही हो गई वहां तक आकर। या तो उसी समय पुलिस उस समय काम कर रही होती सरकार कि जब रखे गए हैं या नहीं रखे गए हैं उसको लेकर। अब जब पूरा आंदोलन ही खत्म हो गया, उसका मतलब तो यह है कि आप उनको मॉनिटर कर रहे हो जिन्होंने वो लगाए हैं। हाँ, वो जो प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया ना कि नहीं, इसका मतलब ही है वो लड़कियों के घरों को फोन गए हैं, पेरेंट्स को फोन गए कि आपके बच्चे आए थे प्रोटेस्ट में। मैंने कुछ ऐसे वीडियोस देखे भी कि कुछ लोग, खासकर मुंबई में मैंने 2-3 ऐसे फोटोज पोस्ट देखे, लड़कियों के ही थे कि हम प्रोटेस्ट में गए थे और अगले दिन बिहार के भी कुछ हमको नोटिस आ गया, पुलिस का नोटिस आ गया और हमको बुलाया गया, हमारा बस नाम पता पहचान वगैरह सब की गई, हमको 2-3 घंटे बैठाया गया और फिर कहा गया आप कल दोबारा आओ। देखिए, प्रोटेस्ट में जो कुछ हुआ ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल पुलिस व्हाइट वॉश कर देगी कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं, ऐसे भी नहीं होता। नहीं, ऐसे होता नहीं। राम त्रिपाठी जी, नहीं देखिए, मतलब दोनों ही चीजें हैं इसमें। ये ठीक बात है कि जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो उसमें कहां तक गया है अतिरेक, सब तरफ से हुआ है। पुलिस की जवाबदेही इसलिए होती है, पुलिस एक संगठित तंत्र है, वो कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए होती है। तो कई बार इसीलिए जिसको कहते हैं ना कि पुलिस वाले हिस्से को ज्यादा हम उसको जवाबदेह ठहराना चाहते हैं और वो सही है, लोकतंत्र में जरूरत भी है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर जरूरत पड़े तो बाकायदा गृह मंत्रालय को एक कमेटी बना देनी चाहिए और इसमें दोनों पक्षों ने जिसने गड़बड़ की है उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। फिर लेकिन तब जब उन छात्रों को भी जेल में भेजा जाएगा तो उस पर भी कोई सवाल नहीं खड़ा होना चाहिए। छात्र मतलब वो छात्र तो होंगे नहीं, वो तो गुंडे होंगे ना। फिर जिसके बारे में वो दीपके कह रहे थे कि तो भाजपा ने भिजवा दिए थे गुंडे, तो जब वो लोग पकड़े जाएंगे, क्योंकि कार्रवाई होगी तब तो दोनों तरफ देखा जाएगा ना। और मैं फिर कह रहा हूं, आंदोलनों में ये सब होता है भाई, लाठी चलना, पिटाई हो जाना, ये सब होता है। अगर कोई बहुत अतिरेक हुआ है तो उसको जांच कराई और जो जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कराई। लेकिन ये तो नहीं चलेगा कि एक तरफ तो कह रहे हैं कि ना हमारे खिलाफ तो कुछ नहीं होगा और दूसरी तरफ कहें कि उनको फांसी तीन चीजों पर ये लाठीचार्ज पर तो है ही, 3 और चीजों पर उनको स्पेशली ऑब्जेक्शन है, स्टूडेंट्स को भी और अपोजिशन की पार्टियों को भी। एक तो पैलेट गन चली, तो दिल्ली में स्टूडेंट्स पर पैलेट गन चलाने का क्या मतलब था? एक बिहार में वो AK-47 वाला मामला आया है। और एक मैं नई चीज सुन रहा हूं, मैंने अभी तक देखा नहीं कभी कहीं भारत में पुलिस को ऐसे क्राउड कंट्रोल के वेपन्स इस्तेमाल करते हुए, कुछ इलेक्ट्रिक बेटन या कुछ समथिंग वैसा, कुछ इलेक्ट्रिक झटका जिससे लग जाए, बिजली का झटका, ऐसा कोई। लेकिन वो चर्चा तो चल रही थी कि कुछ वो कीले और वो उस तरह के बैटन, वो तो गलत साबित हो गया कि वो डंडों पे कीले लगा के कर रहे थे, वो तो गलत साबित हो गया। लेकिन ये बड़ा मुद्दा बन गया। देखिए, लेकिन पैलेट गन वाला तो सामने है ना, पैलेट गन की शुरुआत 2010 में हुआ था और 2010 में तब हुआ था जब कश्मीर में सेनाओं पर पत्थरबाजी हुई थी, तब इसकी पैलेट गन की शुरुआत हुई थी। उससे पहले पैलेट गन जैसा नहीं था, क्योंकि कश्मीर के अंदर प्रदर्शन पे 100 लोग मारे गए थे। तो हुआ कि भाई भीड़ को तितर बितर करने के लिए गोली चलाने की आवश्यकता नहीं है, कुछ उससे ऐसा हो जो नॉन लीथल कोई उपाय किया जाए, उसमें पैलेट गन आया था। और ये आरपीएफ को ये अधिकार है, सीआरपीएफ को है, लेकिन एक मजिस्ट्रेट के अनुमति के बाद ही आप वो चला सकते हैं, ऐसे नहीं। तो ये इन्वेस्टिगेशन का मामला होगा। पहली बात तो कि जो जिसने फायरिंग की थी AK-47 से, उसको सस्पेंड कर दिया गया है। अभिषेक पटेल या क्या नाम था, उसको सस्पेंड कर दिया गया है। और यहाँ भी संभवतः दिल्ली पुलिस देख रही है, इस चीज को एग्जामिन कर रही है कि आरपीएफ ने कैसे ये किया है। मैं बताता हूँ, इसमें अभी कोई वेरीफाइड जानकारी नहीं है, लेकिन जो कुछ सोर्सेस से सुना,
दिल्ली पुलिस ने उसी दिन क्लैरिफाई कर दिया था कि हमारे पास पैलेट गन है ही नहीं। दिल्ली पुलिस हम पैलेट गन यूज नहीं करते, हम है ही नहीं हमारे फोर्सेस के उनके पास नहीं वो जो कश्मीर से कुछ बटालियंस दिल्ली बुलाई गई थी, उनके पास थी। उनके पास थी, हाँ उनके पास थी। उनके पास कहा ना वो रैपिड मे बी उनमें से किसी ने यूज किया रैपिड एक्शन, बट इट इज अनवेरिफाइड अगेन कि कोई सपोर्ट कर अगेन रैपिड जो सूत्रों से खबर लगी है कि रैपिड एक्शन जो फोर्स है उसमें से किसी ने जाया। लेकिन एक बात मुझे बताइए, यह सही है कि यदि शांतिपूर्ण से जो प्रदर्शन कर रहे थे छात्र, उनके खिलाफ बिल्कुल कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो छात्र फुहड़पन से गाली दे रहे थे, जो लिंग और ये जो प्राइवेट पार्ट्स को लेकर के जो बात कर रहे थे फुहड़पन के साथ, वो सामाजिक में पूरा पब्लिक डोमेन में, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या उन छात्रों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जिन्होंने पत्थर फेंके, जिन्होंने पुलिस के सर फाड़े? एक एसीपी को दो एसीपी हैं जिनको जो डंडे से चोट लगी या पत्थर से चोट लगी, उनके खून बह रहे थे। क्या ऐसे लोगों के नहीं है? क्या उनके ह्यूमन राइट्स नहीं है? ये भी एक सवाल है। क्या उन पत्रकारों का ह्यूमन राइट्स नहीं है जिसको पकड़ करके घेर करके वहां पर उसको बेइज्जत कर रहे थे, उनको गालियां, भद्दी गालियां दे रहे थे, पत्रकारों को के बॉडी को टच कर रहे थे, पत्रकारों के कपड़े फाड़ रहे थे? क्या उन आंदोलन में भाग उन लिए हुए के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? सिवान के अंदर कही जा रही ये प्रियंका गांधी वाड्रा कर रही हैं कि छात्रों के खिलाफ लोग पूछ रहे हैं, उनको बुलाया जा रहा है पुलिस स्टेशन। तो क्या इसका मतलब है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री के खिलाफ जितनी भद्दी अश्लील गालियां दी गई है उन सबको एंडोर्स करते हैं? प्रियंका गांधी क्या अपनी बेटी के सामने वो सारे भद्दे सुनना चाहेंगी? वो सारे वीडियो उनको भेज दिया जाना चाहिए प्रियंका गांधी को कि आप अपने परिवार के साथ, आप अपने बेटी के साथ, बच्चों के साथ एक आप इसकी जिम्मेदारी आप ऑपोजिशन पे क्यों डाल रहे हैं? मैं इसलिए जिम्मेदारी कर रहा हूं कि जब वो कहते हैं कि एक तरफा कार्रवाई की बात कर रहे हैं, उन्होंने बोला सरकार नहीं, मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूं कि वो एक तरफा कार्रवाई की बात कर रहे हैं, बैलेंस्ड बात। सर, एक तरफा कार्रवाई तो सरकार ने मान ली, अब और कोई क्या कहे? सरकार ने पूरी बातें मानी और सरकार ने गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस को मैसेज भेज दिया है कि कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए किसी के ऊपर भी। पूरा वाइंड अप करने का मैसेज चला गया है। अब पुलिस क्या करेगी? पुलिस सिर्फ यही कर सकती है कि उनको सुबह 10 बजे बुला लेगी, शाम को 6 बजे तक बिठा के रखेगी, फिर कहेगी आप घर जाइए, कल सुबह 10 बजे फिर आना। सौरभ दास दिल्ली पुलिस कमिश्नर से मीटिंग करके पुलिस कमिश्नर को कह रहे हैं कि मुझे आपके लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करानी है, और ये भी कह रहे हैं बड़े अच्छे माहौल में पुलिस के पूरे हाथ पैर बांध दिए। सरकार ने पूरी बातें उनकी मान ली है। अब ये सब बातें करने से कि भाई ये होगा वो होगा, कुछ नहीं है। सरकार ने पूरा सरेंडर कर दिया उनके सामने। किसी भी सूरत में हाँ, तो इसलिए कह रहा हूं कि गालियों का जवाब तो वो नहीं हो सकता ना। सर, पैलेट गन किसी भी कीमत पर नहीं चलनी चाहिए। जिससे भी चली है उसके ऊपर आपको जो कार्रवाई करना है करिए, जांच बिठाइए, पता कीजिए, और बिल्कुल नहीं चलना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि जो लोग इरादतन सीसीटीवी कैमरा तोड़ रहे थे और वीडियो में है, उनको आप कैसे छोड़ देंगे? वो तो आपराधिक प्रवृत्ति के हुए ना। जिन लोगों ने घेर के पुलिस को मारा, उनके खिलाफ एफआईआर कौन कराएगा? पुलिस को बिल्कुल करना चाहिए। पुलिस के जो लोग हैं उनको कार्रवाई कीजिए, उनको सस्पेंड कीजिए, उनको लाइन में हाजिर कीजिए, उनको जो भी करना है करिए। लेकिन फिर ये जो लोग मिल रहे हैं ना, इनके खिलाफ भी भारतीय न्याय संहिता की धाराओं में मुकदमा दर्ज कीजिए। ये एक तरफा चीज नहीं चल सकती। और सरकार को कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं? सरकार को ही कह रहे हैं। और किसको कह रहे हैं? क्योंकि सरकार ने तो घुटने टेक चुकी है। हमारे आपके कहने से तो होगा। सरकार तो घुटने टेक चुकी है। नहीं, सरकार ने तो माफी दे दी है ना। दो बात कर रहे हैं। सरकार घुटने टेक चुकी है। लोकतंत्र में कोई नई चीज थोड़ी ना। सरकार नहीं, जब लगता है तो करती है। नहीं, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले को के लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, सरकार ने क्या सरकार ये कर रही है तो गलत है क्या? नहीं है ना। सरकार तो कह रही है कि भाई अब आगे बढ़ो, लेकिन अगर आगे नहीं बढ़ना है तो फिर तो जांच होगी। तो जिसके खिलाफ ये मामला पकड़ा जाएगा उस सब के खिलाफ कार्रवाई होगी, उसमें फिर कोई रियायत नहीं। कार्रवाई भी होगी, जांच तो होती है। कार्रवाई भी होगी क्योंकि ये रास्ता प्रदर्शनकारी खुद दे चुके हैं पुलिस को और सरकार को। जब उन्होंने कहा कि हमारे बीच में कुछ असामाजिक तत्व घुस गए, तो वो उसकी जांच का मौका तो दे दिया। उन्होंने खुद ही कह दिया इस बात को। तो उनकी तो जांच भी होगी और कार्रवाई भी होगी। पार्लियामेंट कैसे चलेगी? अब अपोजिशन के नेता जो हैं वो साफ साफ कह रहे हैं होम मिनिस्टर हाउस में आए। गृह मंत्री अमित शाह जब तक सदन में नहीं आएंगे नहीं चलेगा हाउस। फिलहाल अखिलेश यादव का एक स्टेटमेंट आया, वो आपको सुनाता हूं। देखिए, इतना बड़ा आंदोलन सरकार के प्रयासों से खत्म हुआ है या छात्रों की मांग मानी सरकार, झुक गई सरकार।
तो सरकार को बताना चाहिए ना किन बिंदुओं पे झुक गई सरकार। सरकार बातचीत करने के लिए तो तैयार है। नहीं, सरकार किस बिंदु पे झुकी है ये तो बात पता लगे ना देश को, सदन में ये बात तो आए। सर आज छठा दिन है, आप लोग सवाल 6 दिन का नहीं है। सवाल इतना बड़ा है कि नीट में बच्चों की जान चली गई, आपने आश्वासन दिया बच्चों को केस मुकदमे नहीं लगेंगे, पर मुकदमे लग रहे हैं। अगर सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं तो पुलिस जा रही है उनके घर पे, तो क्या आश्वासन था? लेकिन बात तो बातचीत से ही हल होगा ना सर, सारी चीजें बातचीत से हल होगा कि आपके फैसले का अमल जमीन पर होगा। जिन परिवारों के बच्चों की जान की क्या मदद की सरकार ने अभी तक? क्या कोई स्टेटमेंट आया कि आपके चैनल पे चला क्या ये बात कि उनके परिवारों को ये मदद करने जा रही है सरकार? और ये कहा कि मुकदमे नहीं लिखे जाएंगे, मुकदमे तो लिखे जा रहे हैं। बिहार में देखिए कितने बच्चों को जेल भेज दिया गया। बिहार में AK-47 एक की जान चली गई सुनने में आ रहा है, कई लोग घायल हैं। यूपी में इस तरह का कई इंसिडेंट्स हैं, सोशल मीडिया पे लिख देते हो तो जेल भेज दे रहे हो आप। सर वो ऐसे कह रहे हैं आपसे बातचीत करने के लिए, कह रहे हैं कि विधानसभा चुनाव से पहले। मैं सुबह भी बता गया तो फिर क्यों बता रहा हूं? 5 बजे चल जाएगा सदन, क्योंकि स्पीकर ने कहा कि 5 बजे तक एक बार बात कर लीजिए। बात परीक्षा से नहीं है, बात नियत से होता है। पूरा एग्जामिनेशन और पूरी एजुकेशन और यूनिवर्सिटीज किसने बर्बाद की? यूनिवर्सिटीज, एजुकेशन और एग्जामिनेशन, उनको बर्बाद करने की जिम्मेदारी किसने निभाई है? अखिलेश यादव ने सारी ही बातें कह दी हैं। बात तो उनको इतनी पूछी गई थी, हाउस कैसे चलेगा, 5 बजे तक का वक्त दिया है स्पीकर ने। क्या आपकी क्या मांग है कि वो पूरी हो जाए तो आप कह देंगे कि चलो हम बात करते हैं? अब डिंपल यादव ने थोड़ा वो बड़ा साफ साफ बता दिया, सुनिए। पहले भी यही हमारा मुद्दा रहा है कि आंदोलन था, हम चाहते थे नीट पे डिस्कशन हो, लेकिन अब क्योंकि समय और हालात बदल गए हैं, इतना आपने बच्चों को जो पीटा है सड़कों पे, और ये कोई बच्चे कोई हिंसा करने के लिए नहीं आए थे, लेकिन इस लोकतंत्र में देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस तरह से बिहेव किया, जिस तरह से बर्बरता बरती बच्चों पे, जिस तरह से लाठियां चलाई गई, जिस तरह से पैलेट्स गन चलाए गए, जिस तरह से कीलें लगी हुई थी, जिस तरह से पुलिस यूनिफॉर्म में नहीं थी, जिस तरह से नेम प्लेट्स नहीं थे, जिस तरह से बिना यूनिफॉर्म के लोग बच्चों को डंडे से मार रहे थे, तो आखिरकार का जिम्मेदार कौन है? लेकिन सरकार कह रही कि सदन में चर्चा होगी, सदन में चर्चा होगी, लेकिन हमारी ये मांग है कि होम मिनिस्टर आए और जो पूरी घटना घटी है 20 तारीख को इतने बड़े आंदोलन में, जहां युवाओं को आपने मारा है, पीटा है, हिंसा करी है, हम चाहते हैं कि इस पे जवाब दे। पहले जब तक गृह मंत्री नहीं आएंगे तब तक सदन नहीं चलेगा। अभी तो विपक्ष ने यही डिसाइड। तो वो जो बोल रही हैं वो सारे विपक्ष की तरफ से कह रही हैं कि विपक्ष ने तय किया है कि जब तक होम मिनिस्टर नहीं आएंगे तब तक सदन नहीं चलेगा। जी समीर जी, ये बॉल सरकार के कोर्ट में डाल दी निश्चित रूप से। और मुझे लगता है कि 5 बजे भी जब ओम बिरला जी ने समय दिया है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष मिलकर चर्चा करें और 5 बजे फिर सदन बैठेगा, तो मुझे लग रहा है कि जब 5 बजे सदन बैठेगा तब भी विपक्ष ने जो लाइन लेकर रखी है कि भाई अमित शाह जी सदन में आए और इस मामले को लेकर अपना बयान दे, खेद प्रकट करे कि छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज क्यों किया, तो मुझे लगता है कि आज सदन चलना नहीं है। 6 बजे तक का समय रहता है, 5 बजे सदन लगेगा और फिर मुझे लगता है कल तक के लिए स्थगित होगा। फिलहाल मुझे इसका कोई वो नजर नहीं आता, हो सकता है कल अमित शाह जी संदर्भ में बयान दे। फिलहाल आज अमित शाह जी का बयान होगा, इसकी संभावना कम नजर आती है, और बिना अमित शाह जी के बयान से ये आज सत्र को चलने देंगे इसकी भी संभावना नजर नहीं आ रही। मतलब आज का दिन भी जो है यह हो अल्लाह के भेंट चढ़ गया है। अब कल क्या अमित शाह जी लोकसभा में बयान देते हैं या राज्यसभा में इसको लेकर बयान देने की शुरुआत करते हैं? अभी तो एक रेड लाइन खींच दी ना आपने, ये डिमांड एक फिर एक रेड लाइन होगी कि भाई पहले ये करो, पहले अमित शाह जी का बयान, तो उसके बाद चर्चा करेंगे। चूंकि उनको पोस्चरिंग करनी है, उनको दिखाना है कि भाई देखिए, आप देखिएगा कि जब आंदोलन खत्म होने की घोषणा की गई थी तो एक बड़े शातिर दिमाग ने कहा था कि इनको सीजेपी वालों को सरकार ने ठग लिया है, इनको आश्वस्त करना चाहिए, इंश्योर करना चाहिए कि देश भर में कहीं भी आंदोलन चल रहा था तो कहीं भी छात्रों के खिलाफ यदि कुछ भी FIR वगैरह है वो सब नहीं होने चाहिए। तो ये सिर्फ यहाँ के तक की बात नहीं शामिल थी, पूरे देश भर की। यानी कि उन छात्रों से ये आश्वासन मांग जा रहा है कि यदि सिवान के अंदर यदि गुंडागर्दी किया गया हो, लाठीचार्ज किया गया हो, या वहाँ पर वो बदमाशी के खिलाफ यदि पुलिस ने यदि लाठीचार्ज किया हो, या पुलिस पर लाठी गया हो, पत्थर मारा गया हो, उनके खिलाफ भी आप कार्रवाई नहीं करेंगे, एक। और दूसरी बात कहा गया था कि भाई आपको आश्वस्त कर लेना चाहिए कि किसान आंदोलन के खिलाफ जो जो चीजें कही गई थी वो सब नहीं मानी थी पुलिस ने,
तो ये भी आप इंश्योर कर दीजिएगा कि उनके खिलाफ कहीं भी FIR न हो, ये सुनिश्चित करने की बात कही गई थी। मुझे लगता है कि अब इस चीज को विपक्ष ने एक औजार बना लिया है और अमित शाह से स्टेटमेंट दिलवाने का मतलब यही है कि अमित शाह इस चीज को हाउस में फिर से कमिट करें। एक बार फिर निशिकांत जी ने फिर राहुल गांधी पर कुछ बोला है, अभी सुनिए। चलाया जा रहा है छात्रों। राहुल गांधी के ऊपर जो है मुझे लगता है कि वो जो 2004 से 26 तक बाहर रहे ना, उसमें विदेशी ताकतों का जो है बड़ा असर हो गया, इसीलिए उनको गन 47, देश तोड़ना, देश में कैसे हंगामा करना, यही सारी चीजें उनको पसंद है, यही चीजें उनके दिमाग में बैठी हुई। तो उनका भी सब्जेक्ट क्लियर है, राहुल गांधी फैमिली फोकस्ड है, बहुत ज्यादा फोकस। लेकिन मुझे एक बात बताइए, एक चीज सौरभ जी, वैसे तो हम लोग बात कर रहे थे और पहले मैंने भी कहा था, लेकिन ये सचमुच गंभीर है कि राहुल गांधी जब जब विदेश यात्रा करके लौटते हैं तब तक देश इस तरह की अराजक स्थिति में फंसता है। तो सफल हो गए ना निशिकांत दुबे? आपके मन में वो विचार आ गया? ये निशिकांत के सफल होने का मसला नहीं है। निशिकांत दुबे बहुत सी बातें कहते हैं, दूसरे लोग, लेकिन जो चीज सामने दिख रही है उसको हम इसलिए थोड़ी ना अस्वीकार कर दें कि निशिकांत दुबे कह रहे हैं। भाई ये गंभीर मसला, आप सोचिए 20-22 दिन वो विदेश रहकर लौटे, इसके पहले जब वो रहकर लौटे थे, और हम कोई किसी की निजी छुट्टी पे, कोई किसी की निजी का वो अंग्रेजी क्या शब्द है, तो अंग्रेजी मेरी रिजुविनेशन, तो उसके लिए वो जाते हैं तो ठीक है, लेकिन देश के नेता प्रतिपक्ष का इस तरह का व्यवहार कई बार परेशान करता है, देश को चिंता में डालता है। तो ये बात तो मतलब जायज लगती है, इसमें कोई अतिरेक नहीं लगता है। नहीं, सरकार को ये बात समझ में नहीं आई है 14 साल, 24 साल में, 22 साल में, कि राहुल गांधी जब भी बाहर विदेश जाते हैं तो भारत में हंगामा होता है। नहीं, बात सरकार को भी 22 साल में नहीं समझ में आई, बात आपने बाकी सारे देश को समझ में आ गई है। ये बात तो आप सही कह रहे हैं कि राहुल गांधी के डबल पासपोर्ट का मामला था, सरकार उस पर आगे नहीं बढ़ी। जो नेशनल हेराल्ड का मामला था, यदि दूसरा कोई होता तो जेल में होता, सरकार वहां पर नहीं बढ़ी। जो प्रियंका गांधी वाड्रा और रॉबर्ट वाड्रा के जमीन घोटाले थे, उसका हरियाणा में भी बात किया हुआ था, हिमाचल में भी बात हुई थी, राजस्थान में भी बात हुई थी, लेकिन उस पर एक कदम नहीं आगे बढ़ा है। सर वो तो चलिए पुरानी बात हो गई, मैं तो कह रहा हूं अब ये नई बात जो वो कह रहे हैं विदेश जाने वाली, सरकार को तो मालूम है ना कहाँ गए विदेश, अगर है तो नहीं, सरकार को बता देंगे कहाँ गए। सरकार को नहीं मालूम है, लेकिन कम से कम नहीं मालूम सरकार। एक बात मुझे बताइए, राहुल गांधी को गुप्त स्थान पर जाने की क्या? अच्छा चलिए ठीक है, मैं एक्चुअली अभी इसको अभी उस दिशा में ले जाना नहीं चाह रहा। नहीं हो गई, क्योंकि उस पर हमने बहुत डिबेट कर लिया। को इतना सीक्रेट रखने की क्या आवश्यकता? हाँ नहीं, उनको ये तो हमने सबने कहा कि उनको बताना चाहिए, और 20 दिन की एब्सेंस लीडर ऑफ अपोजिशन की देश से ये एक सीरियस बात है। एनीवे, मैं वो वांगचुक जी जो है हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए, वो मैं आपको बता रहा था, वो वीडियो जरा आपको हम दिखा देता हूँ। गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में वो थे और 25-27 दिन का उनका अनशनी हो गया था। उसके बाद करीब हफ्ता भर वो हॉस्पिटल में रहे हैं, हफ्ते से ज़्यादा ही, और उसके बाद अब वो राजघाट जा रहे हैं। पहले राजघाट जाना तो चलें ठीक है, राजघाट जाने के बाद राजघाट के बाद उनका जो अगला प्लान है उन्होंने बताया, उन्होंने कहा हम चले पहाड़, वापिस घर। तो वांगचुक जी जो इस आंदोलन का चेहरा बने, जिन्होंने सबसे ज्यादा कष्ट सहा, वो सबसे पहले सरकार के मंत्रियों से मिलकर के अनशन तोड़ते हैं, ये भी कहते हैं मैं आशंकित हूं हिंसा ना हो जाए, और उसके बाद वो उन लोगों से मिलने भी नहीं जा रहे जिनके लिए आंदोलन किया, उनके बीच नहीं जा रहे, कह रहे मैं सीधे घर जा रहा हूं। तो ये भी बहुत लीनियर नहीं है, बहुत समझ में नहीं आ रहा है। इनको दिल्ली पुलिस लेके जा रही है क्या? मतलब कोई सुरक्षा, मेरे ख्याल से सुरक्षा है, हो सकता है सुरक्षा दी हो, गाड़ी पुलिस की थी। सुरक्षा तो नहीं, मैं कह रहा हूँ क्या कोई ऐसी श्रेणी में आ गए हैं, कुछ ऐसा है? क्योंकि अभी उनको दिल्ली पुलिस क्यों लेके जा रही है? सुन लेते हैं एक बार, अभी तो सामान्य व्यक्ति की तरह जाते अपने घर लद्दाख। नमस्कार सभी को। आखिर आज वो दिन आया जब कि मैं इस अस्पताल से डिस्चार्ज हो रहा हूँ, काफ़ी बेहतर महसूस कर रहा हूँ, खा रहा हूँ धीरे धीरे और शरीर में भी जान आ रही है। अनशन शुरू करने से पहले राजघाट से हम श्रद्धांजलि अर्पित करके फिर जंतर मंतर आए थे। आज हम वही दोबारा करेंगे और उसके बाद अपने घर लद्दाख रवाना होंगे। जाते जाते आप सभी से मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता था कि आप सब ने छोटे बड़े
पास के दूर के देश भर से सब आवाज़ में आवाज़ मिलाकर हम सब ने एक मुहिम, एक आंदोलन चलाई और हम कामयाब भी हुए और इसी तरह होते रहेंगे। जी सर, आप हैरानी है कुछ आपको कि वो नहीं, वो सीधे घर चले? वो उस पहले भी जब अनशन तोड़ा था तो कांग्रेस के नेताओं ने और नेताओं ने भी कई विपक्ष के कहा था कि इन्होंने तो सरकार से डील कर ली है। नहीं, हम उम्मीद करते थे कि भाई जिन बच्चों के लिए आपने समर्थन में अनशन किया है, जिस मांग पे किया, तो कम से कम उन बच्चों के साथ उनकी मुलाकात हो। लेकिन मुझे जानकारी नहीं हो सकता जैसे जिनके कहने से लद्दाख से आए थे मुलाकात के बाद, उन्हीं से मुलाकात के लिए लद्दाख जा रहे हो, ये भी तो हो सकता। अच्छा, तो देखिए खैर इतनी मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, मुझे ऐसा ही लगा क्योंकि प्लान जहाँ से बना होता ना, जर्नी 2 वे जर्नी होती है, राउंड टिकट कहते हैं, आप उसको क्या कहते हैं, रिटर्न। सोनम वांगचुक जी ने सरकार की राह काफी आसान की, खैर इसमें कोई शक नहीं है, काफी मदद हुई उनके रुख से सरकार की। सौरभ जी, विजय जी को कभी भी आपने स्ट्रेट बात करते देखा है क्या? सर मेरे को आती नहीं है, समझ में नहीं आई ना बात, सीधी बात, कोई बात होगी तो मेरे को समझ में आ जाएगी तो मैं बता दूंगा। सामान्य बुद्धि का आदमी इनकी बात को कैसे ले, ये पता ही नहीं लगेगा ये व्यंग कर रहे हैं, व्यंग कुछ भी नहीं कर रहा, मेरे को थोड़ी आलोचना कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं। प्रशंसा में आलोचना रहती है, आलोचना में। अरे ये जिस आदमी ने 1 महीना भूख हड़ताल की हो, करके टेढ़े मेढ़े, जिस आदमी ने 1 हफ्ता भूख हड़ताल की हो, उसका उसी आंदोलन से जुड़े हुए लोगों से ना मिलने जा करके सीधे घर चले जाना है ना अटपटी बात सर? निश्चित रूप से। और गीतांजलि जी का जो बयान आया था कि भाई अभी वांगचुक जी की कमजोरी है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, पहले वो यहाँ पर पॉल्यूशन भी बहुत है, दिल्ली में समस्या भी है उनको स्वास्थ्य को लेके, तो फिर हम लद्दाख जाएंगे, उनका स्वास्थ्य ठीक होगा, उसके बाद हमारी वापस और ना वो लोग इनसे मिलने आए। दीपके जी तो दिल्ली में है, दीपके जी कल कपिल सिब्बल से मिलने गए, वो मेदांता क्यों नहीं गए? मुझे लगता है कि वो इस बात पर नाराज होंगे कि बिना उनको भरोसे मिले उन्होंने अपना अनशन तोड़ दिया, ये बात भी होगा। बिना धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा पे अड़े उन्होंने अनशन तोड़ दिया, बिना उनको भरोसे मिले अनशन तोड़ा, तो मुझे लगता है कि इसमें वैचारिक उनके बीच में रहा होगा, कुछ सार्वजनिक बयान नहीं दिया। हालांकि तो अंदर की कहानी बताइए ना, मेरी सरकार ने कैसे इनको मैनेज किया है? नहीं, मुझे लगता है कि सरकार ने उनको समझा होगा कि भाई हम सारी चीजें जो हैं आपकी मांगे हम सारी कर रहे हैं और आप उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं, बेहतर है कि अपना स्वास्थ्य पे ध्यान दे। उन्होंने तो मांगा ही नहीं इस्तीफा। नहीं, छात्रों ने सबको धन्यवाद किया। मजेदार बात है कि सोनम वांगचुक का धन्यवाद भी नहीं सर किया दीपके ने भी किया, सबने किया, याद किया उनको और बल्कि थैंक यू किया है, बड़ा थैंक यू किया। उन्होंने साथ में ये कहा था कि हमें लगता है सरकार ने इनको किडनैप कर लिया। 10 सेकंड ये कहा, 10 सेकंड का नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, 10 सेकंड उन पर। हाँ ये ठीक है कि बस 10 कह रहा हूँ कि मैं अभी चेक करने लगा, मुझको लगा पद्मश्री टिकट देख रहे हैं आप? नहीं, मैं देख रहा था पद्मश्री पद्म भूषण मिला है कि नहीं, तो वो नहीं मिला है। 1996 से मिल जाएगा तो नहीं, मतलब रेमन मैग्सेसे से मिला हुआ है इनको। नहीं पद्मश्री मिल जाएगा मुझे लगता है, ये मैं वही चेक कर रहा था। ठीक है चलिए, अगली खबर। देखिए पेपर लीक पर आप सुन रहे होंगे, बहुत सारे लोगों ने कहा चलो दिल्ली का मतलब केंद्र सरकार जो पेपर कराती है वो लीक हो गया तो आपने केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ले लिया। पंजाब सरकार जो पेपर कराती है वो लीक हो गया तो भगवंत मान के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो। कर्नाटक में पेपर लीक हो गया तो वहां के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो। और ये सवाल बार बार ये सीजेपी वालों से भी पूछा जा रहा है जहां ये जा रहे हैं कि आप उनके इस्तीफे को क्यों नहीं डिमांड करते, खासतौर पर अरविंद केजरीवाल के शिक्षा मंत्री, क्योंकि उनका बड़ा खुला समर्थन रहा इस पूरे आंदोलन को। तो अरविंद केजरीवाल जी ने भी रिएक्ट किया है इस बात आरोप पर कि उनके सरकार में पंजाब में पेपर लीक हुआ। भगवंत मान ने तो इनकार कर दिया था कि कोई पेपर लीक ही नहीं हुआ है। केजरीवाल क्या कह रहे हैं, और बीजेपी पूछे तो पूछे, कांग्रेस पार्टी पूछ रही है कि पेपर लीक हुआ, इस्तीफा दोगे? अरे सुनिए जरा अरविंद केजरीवाल को। 10 साल हमारी दिल्ली में सरकार रही, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। 5 साल से हमारी पंजाब में सरकार है, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। ये बात इनको चुभ रही है बहुत बुरी तरह से, और ये सारे देश के सामने है कि भारतीय जनता पार्टी के हर राज्य के अंदर पेपर लीक हो रहे हैं और आम आदमी पार्टी की 2 राज्यों में सरकार बनी, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। ये जिस पेपर के बारे में आरोप लगाया जा रहा है, 2 सेंटर्स के अंदर कुछ बच्चे स्मार्ट पेन लेके अंदर चले गए, स्मार्ट पेन के जरिए उन्होंने बाहर पेपर की स्कैनिंग करके फोटो बाहर भेजने की कोशिश की ताकि बाहर से उनके आंसर्स आ सकें। चीटिंग करने की कोशिश की। वो 10-12 बच्चे जो भी थे वो उसी टाइम वहीं पकड़े गए। कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। तो ये झूठा आरोप लगा रहे हैं पेपर लीक हो गया, पेपर लीक हो गया।
तो वो कह रहे हैं कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ, वही बात की, हाँ वो चीटिंग हो रही थी, पेपर लीक नहीं हुआ। सर वो जो तस्वीर स्क्रीन पे अभी आप देख रहे हैं ना, वो नीचे वाली तस्वीर, ये कांग्रेस के सांसद हैं, पंजाबी में लिखा हुआ है, एक आधा इंग्लिश में भी अगर आप पढ़ पाए। चीफ मिनिस्टर रिजाइन करो। हाँ। तो कांग्रेस के सांसद हैं पंजाब के, और ये भगवंत मान का इस्तीफा मांग रहे हैं कि तुम इस्तीफा दो पहले। तो ये पैरेलल राजनीति जो चल रही है विपक्ष की दो टीमों की आपस में। हर्षवर्धन जी बोलेंगे, लेकिन उससे पहले बोल दूं, 2024 में एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर का पोजीशन के लिए एग्जाम हुआ था, उसमें भी पेपर लीक हुआ था, और जिसका जिक्र आया था कि मुख्यमंत्री दफ्तर को सूचित किया गया था, इसके बावजूद भी उन्होंने इनके शिक्षा मंत्री का मैंने स्टेटमेंट देखा, वो कह रहे थे कि उन्होंने यही बात की कि पेपर लीक नहीं हुआ, चीटिंग हो रही थी और तभी उसको पकड़ लिया गया था। बाहर सॉल्वर भी बैठे हुए थे, वो भी पकड़े गए थे, मगर कोई पेपर पहले किसी के पास नहीं पहुंचा था। एक बात। और दूसरा, उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, उन्होंने कहा मैं तो खुद इस प्रोटेस्ट में शामिल था सीजेपी की। तो ये कोई मतलब वो लॉजिक ये दे रहे थे कि भाई मैं तो पेपर लीक के बहुत खिलाफ हूं, लेकिन अगर लीक हो गया तो आपके प्रोटेस्ट में जाने से वो तो धर्मेंद्र प्रधान भी पेपर लीक के खिलाफ थे। वैसे तो ये है कि पंजाब की सरकार बड़ी उदार सरकार है, तो वो तुरंत वो कहती है कि हम मानहानि कर देंगे, लेकिन अब करें क्या। हरसिमरत कौर बादल ने 6 पेपर लीक का आरोप लगाया है। अच्छा। 2026 फार्मेसी ऑफिसर हाईटेक चीटिंग रैकेट। अच्छा, कमाल की बात एक जो कह रहे हैं कि लीक नहीं, चीटिंग हुई थी, तुरंत पकड़ लिया। 25 सेंटर पर सारी डिवाइसेस सब कुछ चली गई, तो जो पकड़ा गया उसके अलावा नहीं हुआ, ये कौन बताएगा। नंबर 1, 2025 PSSSB ग्रुप बी ऑफिसर कंबाइंड एग्जाम। 2024 जिसका जिक्र प्रोफेसर साहब ने किया, PPSC एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर्स एग्जाम। 2023 PSEB क्लास 12th बोर्ड इंग्लिश एग्जामिनेशन। 2023 पंजाब स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। 2022 PPSC नायब तहसीलदार रिक्रूटमेंट टेस्ट। यह हरसिमरत कौर बादल ने बाकायदा आरोप लगाया है कि 4 साल की सरकार में 6 पेपर लीक हो गए। अब पंजाब की सरकार कह रही कि नहीं हुई, आप मानिए, नहीं तो कहेंगे कि पुलिस की धमकी दे देंगे, जो करना हो कर लीजिए। देखिए, पर सीजेपी ने कुछ भी नहीं बोला। नहीं सर, मैं कहता हूं सीजेपी, आप चलो सीजेपी को आप एक्सपोज करो कि तुमने सिलेक्टिव बात की, तुमने एक ही का इस्तीफा मांगा, ठीक है, लेकिन जो इसके खिलाफ है, बीजेपी, अकाली दल, कांग्रेस पार्टी पंजाब में, आप निकालो लोगों को बाहर। जिन पेपर लीक हुए उससे जो प्रभावित छात्र हो आप उनको आंदोलित करो और करवाओ धरना, बनाओ वैसा जवाब जैसा दिल्ली में बना, करो आप चंडीगढ़ में, मैं आपसे सचिवालय के पास कराओ। कांग्रेस है, मैं आए ना सड़क पे, एबीवीपी सड़क पर आए पंजाब में, बिल्कुल आए, करवाए, मैं बिल्कुल एनएसयूआई उतरे। मैं बिल्कुल सहमत हूं आपसे। मधु बंगारप्पा का कर्नाटक के अंदर के खिलाफ ना, मधु बंगारप्पा का मुझे पता है कि आप टेढ़ा ही बोलेंगे हर समय। आप दोनों अपनी कुंडलियां दिखवा लो ना। नहीं, ये विदुर की तरह हर समय किंतु परंतु डाले हुए रहते हैं। मधु बंगारप्पा, मैं जिक्र कर रहा था, मधु बंगारप्पा कर्नाटक के अंदर, उनको भी इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन क्या राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा नैतिक आधार पर भी, सर छोड़ देना नैतिक बातें, छोड़ देना, नैतिकता के आधार पर बोल रहा हूं। जो भी इस प्रोटेस्ट के पीछे थे, उन्होंने सड़क पर दबाव बना के इस्तीफा ले लिया। आप बना लो पंजाब में बनाइए, कर्नाटक में बनाइए, आपका काम है। इस पे मतलब इसमें तो कोई नहीं रोक रहा ना, वो ताकत बची नहीं है आंदोलन करने की ना। क्यों नहीं है, बल्कि होना चाहिए। पंजाब में करें जाकर के, पंजाब में तो सारी पार्टियां इनके साथ, इनके खिलाफ एक साथ हो। बिल्कुल आपने सही कहा। मैं तो कहता हूं कि भारतीय युवा जनता मोर्चा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, इन सभी को सड़कों पर उतारना चाहिए। एक जो जरूरी बात है कि ऐसे हम लोग बात कर रहे हैं जैसे पंजाब में कोई बोली नहीं रहा है, कोई आंदोलन नहीं कर रहा है, हर दूसरे चौथे महीने वहां से बर्बर लाठीचार्ज की खबरें आती हैं। अभी भी कुछ समय पहले भी लाठीचार्ज हुआ है, हमको लगता है हफ्ते 10 दिन पहले का है। किसानों के ऊपर बर्बर लाठीचार्ज हुआ, अप्रेंटिस वर्कर्स के ऊपर बर्बर लाठीचार्ज हुआ। हमें लग रहा है कि पंजाब में बड़ा सुंदर हो गया है, लगातार जो अपनी समस्याओं को लेकर लोग लड़ रहे हैं और उस पर लाठीचार्ज हो रहा है। नहीं, हर्षवर्धन जी सवाल हो रही है, जो सवाल ये नहीं है उस लाठीचार्ज को आपने उस हाइट तक ले गए कि नहीं ले गए। हम राजनीतिक तौर पर आप वहां उसको ले गए, वो है, ये आपकी पॉलिटिकल फेलियर है। सुनिए ना, देश के किसी हिस्से में ये नहीं हो पाया, यहां एक हो गया। आप इसको भी तो समझिए ना, हम लोग दरअसल सिर्फ पंजाब की बात कर रहे हैं, देश के किसी हिस्से में इस तरह से नहीं हो पाया। हर जगह आंदोलन हो रहे हैं, हर जगह लाठीचार्ज हो रहा है, हर जगह लोग सरकार से नाराज हैं तो लड़ रहे हैं। हाँ,
उस तरह से आंदोलन नहीं हो पाए जो आपको जंतर मंतर पर दिखा। तो मैंने इसीलिए कहा ना कि यहाँ फंडिंग है, यहाँ बाहर के काम कर रहे हैं, वहां पर नहीं काम कर रहे हैं बीजेपी के पास सर, वहां नहीं कर रही है। डीप स्टेट वहां काम नहीं कर रहा है, यहाँ पर काम कर रहा था। चलो अब मैं कह रहा हूं पंजाब में नहीं कर पा रहे, अब तो जंतर मंतर खाली हो गया, अब जंतर मंतर पे कर ले। अब मत करो पंजाब में, जंतर मंतर पे बैठ जाए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, यहाँ पे कर ले आंदोलन, वो यहाँ दबाव बना ले। अरे भाई तो अपनी ही सरकार, तो अपनी सरकार के खिलाफ बने, क्या करेगा? समेत नहीं था पार्लियामेंट देखिए 5 बजे एक बात मैं आपको कहूँ, केजरीवाल साहब को आपने याद किया कि वो खिलाफ हैं पेपर लीक के। धर्मेंद्र प्रधान साहब भी 97 में पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन किया, अभी तो स्वागत किया, उनकी पार्टी सम्मान किया ना उनका आज पार्टी, ये भी याद दिलाई जी। बहुत शुक्रिया सर, हर्षवर्धन जी, समीर जी, विजय जी, समीर जी, प्रोफेसर साहब, बहुत धन्यवाद आपका।